दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों को एंड तक देखनी है और इस वीडियो के एंड में जो सॉल्यूशन होगा आप लोग बताना कि क्या आप लोगों ने सोचा था कि क्या इसका सॉल्यूशन यही होगा। इस बच्चे को निकालना है, इस पर्टिकुलर चेयर के अंदर फंस गया है और आप लोग सोचो कि इस बच्चे को कैसे निकाला जा सकता है और फिर वीडियो के एंड में देखना क्या आप लोगों ने भी यही सॉल्यूशन सोचा था। अगर हाँ तो यस लिखना और अगर ना तो नो लिखना। बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, वीडियो के एंड तक आप लोग देखिए और फिर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सॉल्यूशन सोचा था। ओके, वीडियो को ध्यान से देखिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठीक बताना किस किस ने सोचा था कि ये सॉल्यूशन हो सकता है जो भी आप लोगों ने इस वीडियो का देखा। रियलिटी में आप लोगों को बताऊं कि जब ये वीडियो मेरे पास में आई तो ये वीडियो नहीं, एक पर्टिकुलर लिंक एक बच्चे के द्वारा सेंड किया गया और उस लिंक के अंदर में ये वीडियो थी और उस लिंक के साथ में एक पूरा आर्टिकल भी अटैच था। वो आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो उस आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि ये जो बच्चा है खेलते खेलते इस पर्टिकुलर एक जो चेयर थी इसके अंदर फंस गया और जब इसकी माँ ने देखा और ये रोने लगा तो एक तरीके से माँ जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। वो उसको बार बार सर को इधर उधर मोड़ रही है, उसको निकालने की कोशिश कर रही है पर उसको कुछ समझ में नहीं आया। पर फिर उसने अपने आप को रिलैक्स किया और उसने देखा कि ये किसी न किसी तरीके से अंदर गया है। अब ये अंदर गया है तो उसी तरीके से इसको निकालने का तरीका भी होगा। ये वीडियो मेरा दिखाने का पर्पज़ यार आप लोगों को ये है कि जब भी आप लोग किसी टेंशन में हो ना, सबसे पहले अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी शायद कईयों ने कि एक इंसान की घड़ी खो जाती है और वो जो घड़ी है उसके लिए बहुत ही अजीज थी, उसके पेरेंट्स ने उसको दी थी, वो एक यादगार निशानी थी और वो एक बहुत ही बड़े एक भूसे के ढेर में वो गुम हो जाती है। वो उसको पूरे दिन खोजता रहता है पर लेकिन वो उसको नहीं मिलती है। फिर सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, वो बच्चों को बोलता है कि जो घड़ी उसको ढूंढ कर लेकर आएगा इस घड़ी को, उसी को जो है मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो सारे बच्चे खोजते हैं, किसी को भी वो घड़ी बेसिकली नहीं मिलती है पर लेकिन सब बच्चे हार थक कर चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक बच्चा बिल्कुल शांति में बैठा रहता है और उसको जब बहुत ही शांत माहौल वहाँ पर हो जाता है तो घड़ी की टिक 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 की आवाज़ सुनाई देती है और वो आसानी से जाकर उसको फॉलो करता हुआ उस घड़ी को उठा कर ले आता है। तो सारी सिचुएशन जो भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि ज़िंदगी में जब भी आप लोगों का मन शांत रहेगा, किसी भी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम में बैठे हो आप लोग किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग की पढ़ाई की प्रॉब्लम हो सकती है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के पास में है। बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है, अपने आप को शांत करना है और शांत कर कर ये देखना है कि ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में है क्यों। आप लोगों को सोल्यूशन नज़र आ जाएगा। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज द जोश आई है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है आप लोगों का जय हिंद देख के, ठीक है। उन्हें कहते हैं दिल जो है उसको अच्छा लगता है। कोई नहीं कहते कोई डायलॉग नहीं था मूवी का, क्या कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे कुछ कुछ होता है जय हिंद को देख कर, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब लिख दिया करो जय हिंद। जय हिंद गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। 25 फरवरी है आज और काफ़ी शानदार आज का ये बैलेंस डाइट रहने वाला है। बहुत ही बैलेंस तरीके से बैलेंस डाइट जो है वो हम लोग कवर करेंगे। मोटिवेशनल कोटेशन होगी, पर्सन इन न्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करूंगा इनके बारे में। भाई साहब जो बाइडन गुणगान गा रहे हैं इनके, कौन है अभी समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट दोनों डिस्कस करूंगा, 50वां भी और 51वां भी, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्वेश्चन यूपीएससी में बने हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन आए, मजा आ जाएगा। जीएसटी में किस किस को डाउट है, आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, इतनी तसल्ली में कवर करूंगा ना भाई साहब, चक से घुल जाएंगे। 2 आर्टिकल कवर करूंगा एक साथ में, ठीक है। लो कमीशन ऑफ इंडिया सुनकर मजा आ जाएगा, क्या है क्यों न्यूज़ में है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फॉस्फोर जिप्सम क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों न्यूज़ में है, इसी की वजह से है, समझेंगे आखिर क्यों। बाइडन के द्वारा नेम लिया गया वर्ल्ड बैंक का बनाने के लिए बग्गा सिंह को, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक साहब जो है प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में बात करेंगे भाई साहब, ठीक है। इसी के साथ में 7 न्यूज़ प्रीलिम्स की और 2 न्यूज़ यहाँ पर इकोनॉमी की, नेशनल वाली होगी, ये बेसिकली इकोनॉमी वाली होगी और ये होगा यहाँ पर क्या होगा, ये होगा बेसिकली वर्ल्ड वाली न्यूज़।
इसी के साथ में एमसीक्यू रहेंगे, आप लोग की यहाँ भी एमसीक्यू रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग की कवर हो जाएगी, मजा आ जाएगा ना है। लोनार लेक है और इसी के साथ में आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन, और आज की जो एसएलवी कमांडो हैं राहुल। देखो खासकर मुझे पता नहीं यार क्यों ये बात बोलनी पड़ रही है, मतलब जो खासकर एसएलवी कमांडो हैं, जो खासकर लड़के हैं, जो मेल कमांडो हैं, उनका नाम ढूंढना पड़ता है मुझे आंसर में। आखिर ऐसा क्यों करते हो यार, आंसर देने में शर्म आती है हैं? मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग देखो जो आंसर जो लाइक किए जाते हैं ना, जो आंसर वो सबसे ज़्यादा लड़कियों के होते हैं और उनके द्वारा डिटेल में तसल्ली में आंसर दिए जाते हैं। तो लड़की आगे निकल रही है, क्यों भाई साहब, मैं मज़ा आ रहा है लड़कियों से हारते हुए है, तो इसलिए बिल्कुल कंपटीशन में आना है। जब कंपटीशन है तो कंपटीशन के तरीके से लो, ठीक है। तो दोनों मेल और फीमेल कमांडो दोनों इक्वल कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट करो यार, अच्छा लगता है देख के। जब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो खासकर लड़कों में जो डिटेल में तसल्ली में आंसर है, ऐसा लगता है कि जिंदगी भाग रही है उनकी, भागते भागते लो हमारा भी आंसर ले लो वो वाली फीलिंग आ रही है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा तसल्ली में, इनका नाम आप लोगों को बताई दिया है आधा अधूरा, तो बाकी और डिटेल में बात करेंगे तो समझ जाएंगे। पद्मश्री भी मिला हुआ है इनको, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में IIM अहमदाबाद के पढ़े हुए भाई साहब हैं, इंडियन हैं, सबसे बड़ी बात है इंडियन मूल के इंसान है, ठीक है। पुणे में इनका जन्म हुआ था। डिटेल में तसल्ली में बातें करूंगा, सारी बातें आप लोग समझ पाओगे। शानदार बात बोली गई यार, बोला गया कि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं होता भाई साहब, अपने पंखों पर होता है। जिंदगी में अगर आप लोग अपने पंखों पर अपर विश्वास रखोगे ना, तो कितनी भी समस्याएं जिंदगी में क्यों ना आ जाए, उनका सोल्यूशन जो है आप लोगों के कदमों के नीचे होगा। पर लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान जो है ना डगमगाने लगता है, और ये ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ में ही होता है, ये सबके साथ में होता है। कभी कभी हर एक इंसान जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कभी कभी मुझे भी लगता है यार पता नहीं क्या हो रहा है, क्या किया जाए, क्या सोल्यूशन निकाला जाए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जिंदगी में आ जाती है। पर फिर भी उस टाइम पर मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को शांत रखो बस थोड़ा सा, ठीक है। उस टाइम पर मोबाइल सारी चीज़ें मैं साइड में फेंक देता हूँ, अपना सब लैपटॉप साइड में रख के फिर मैं अपने आप को टाइम देता हूँ तसल्ली में बैठ के कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ज़िंदगी में, मतलब कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे लेके चलूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम जो है मैं यूटिलाइज कर सकूँ प्रोडक्टिव वे में। बेसिकली ये फंडा मेरे हमेशा दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। मान लो अपना कोई काम कर रहा हूँ, अपने काम पे जा रहा हूँ, उसके बाद में फिर लेक्चर रिकॉर्ड करना है, उसके बाद में फिर मतलब जो भी अपना सारी चीज़ देखनी है, आप लोग मेल देखने हैं, जो भी काम करना है, तो मतलब उसको टू डू लिस्ट बना लो पहले आप लोग कि क्या करना है, तो आप लोग अपने आप को मैनेज कर पाओगे आसानी से। नहीं तो क्या रहेगा, नहीं तो फिर जिंदगी ऐसे ही चलती है, आप लोगों को नजर आएगी पूरा दिन कहाँ जाएगा और किधर से आएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलने वाला है यार, ठीक है। तो ये काम आप लोग जब तक नहीं करोगे, तो कौन कौन अपनी टू डू लिस्ट बना रहा है, कल कितने घंटे पढ़ाई की थी और आज का टारगेट क्या है, क्या ये आप लोगों के पास में है? अगर ये लेक्चर देखने से पहले अगर नहीं है, तो आज का दिन फिर ऐसे ही जाएगा जैसे कल का गया था। अगर चाहते हैं कि कल का अच्छा गया था तो बढ़िया बात है, आज का भी अच्छा पूछाओ। अगर कल का अच्छा नहीं गया था तो आज अच्छा कर लो, कम से कम टू डू लिस्ट बना लो, या ये लेक्चर देखते ही टू डू लिस्ट आप लोगों को बनानी है। और लेक्चर को रिकॉल जरूर किया करो कि क्या क्या डिस्कस किया है मैंने, माइंड की पावर बढ़ती है इससे, ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। और जो भी बच्चे यहाँ पर आंसर देते हैं, कुछ तो ऐसे हैं मतलब जैसे मैंने पता है कि रेगुलर आंसर देते हैं, क्योंकि मुझे नाम याद हो गए बहुतों के, तो ठीक है, जो कि रेगुलर आंसर देते हैं। और जो ऐसे ही हैं जुगनू हैं, कभी कभी बुझते हैं चमकते हैं, तो मतलब क्यों ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, या फिर मतलब क्या चाह क्या रहे हो ये बता दो बस मुझे। तो तसल्ली में पढ़ाई करो, ज़िंदगी में चीज़ों को आगे लेकर चलोगे, ठीक है। ये था कुछ बातें। बाकी एक छोटी सी बात, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर ऐप डाउनलोड किया था, ये ऐसा कुछ आ रहा है, और ये एक का नहीं है, कईयों का आया, मुझे मेल आए यहाँ पर कई सारे बच्चों के। बेसिकली है क्या, मैंने फिर पूछा पता किया ये क्या है, बेसिकली जो टेक्निकल टीम थी उससे, तो उनके द्वारा बोला गया कि सर ये जो ऐप है ये आउटसाइड द मतलब इंडिया बेसिकली ऐप डाउनलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब फिर मुझे पता चला कि मतलब बाहर के देश में रह रहे हैं वहाँ पे और ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इंडिया के लिए ही ऐप है यहाँ पर, बाहर के देशों के लिए अभी जो चीज़ें हैं वो पब्लिश नहीं की जा रही है। मैं सोच रहा हूँ अपने देशवासियों को ही पढ़ा लो यार हालांकि बाहर भी जो डाउनलोड कर रहे हो हमारे ही देश के हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए वेबसाइट आ रही है, आप लोग वेबसाइट से चीज़ों को जो है वो आप लोग बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, तो मैंने कहा पहले अपने देश को सशक्त बना ले, बाकी तो बाद में देखेंगे लेकिन हमारे देश के बहुत सारे नागरिक जो हैं बाहर रहते हैं, तो एसएलवी कमांडो हैं बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, तो वो देखेंगे। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर यहाँ पर सारी पीडीएफ है, यहाँ पर आईएनए की मंथली और प्रोवाइड करा देना। आईएनए की डेली की तो आती है यहाँ पर, ठीक है, मंथली जो वीडियो आती है उसकी पीडीएफ भी आती है, आईएनए की मंथली और बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पर, ठीक है, और इसकी आंसर की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को जल्दी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना, आराम से चीज़ें आती रहेंगी और सारी चीज़ें अच्छे से आएंगी, अच्छे से आप लोग इन्जॉय करोगे सारों, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डाउट होगा तो फिर बताना उसको, इसके लिए फिर हम लोग चीज़ों को देख लेंगे अच्छे से।
एक और छोटी सी बात, आज जो है 12 बजे से असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वाला फॉर्म जो है वो आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका था। आज जो है आप लोगों को और सारी बातें जो हैं वो क्लियर पता चल जाएगी। उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा मैं, डिटेल में तसल्ली में बातें करेंगे उसके ऊपर। बहुत सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करनी है, ठीक है। तो वेट करिएगा, 1 बजे करीब जो है वो वीडियो आ जाएगी। जैसे ही जो है नोटिफिकेशन कंप्लीट आता है, एग्जाम की डेट आप लोगों के साथ में आएगी, सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस तरीके से क्या आप लोग बिना कोई कोचिंग लिए हुए भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं क्या, उसके लिए रिसोर्सेज बताऊंगा। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं कोई भी पैसा नहीं लगाना है, बिना पैसे के अपना काम कंप्लीट करना है, तो उसका भी पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को सुटेबल लगेगा वैसे आप लोग काम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कल मैंने आप लोगों के सारे कमेंट पढ़े, बहुत सारे कमेंट आए जब मैंने पूछा था कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। तो एक बच्चे ने तो बड़ी अच्छी बात बोली, सर आप थोड़ी ना बीड़ी सिगरेट बेच रहे हो, आप दारू बेच रहे हो, तो आप तो बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हो, तो सर बोलने में क्यों शर्मा रहे हो। यार शर्मा नहीं रहा था, मैं सोच रहा था कि चीज़ें ना जो कुछ इस तरीके से हों कि चीज़ें रीज़नेबल रहें, सबके हित में बात हो। जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी जाती रहे 12 महीने के 12 महीने आराम से, और जो बच्चा खरीद रहा है वो भी पढ़ता रहे, बस ये था थोड़ा सा दिमाग में, ठीक है। तो क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें समझ रहा था। तो बहुत सारे बच्चे, कोई बोल रहा है सर 5,000 होना चाहिए, कोई बोल रहा है 10 से 20 के बीच में होना चाहिए, किसी ने बोला 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, 2 से 3 के, 5 के, 10 के, 2 से 3 के, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक 25 भी कुछ तो ऐसे बोले थे 25,000, तो मतलब सबका रहा। किसी ने यहाँ पर 399 भी बोला यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एनालिसिस करी है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा कि क्या हम लोग चीज़ें लेकर चल सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ सोच रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों को कंप्लीट होगा, उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा जब वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डिटेल में बातें करते हैं। कुछ और भी सजेशन अगर आप लोगों को देना हो उसके बारे में तो आप लोग बताइएगा। टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर इंक्लूड होगी, उसके लिए अलग से टीम है टेस्ट सीरीज, 5 बंदे हैं उसके अंदर, वो जो उसको देखेंगे पूरी टेस्ट सीरीज को, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बहुत ही तसल्ली में काम करेंगे। पूरा लगभग 4 महीने का टाइम रहेगा आप लोगों के पास में, तो 4 महीने में किसी एग्जाम को ढंग से लेकर चलोगे तो उसको उधेड़ दोगे, ठीक है। तो डेली 2-2 लेक्चर तो आएंगे ही आएंगे, स्टार्टिंग में 3-3 भी हो सकते हैं। जैसे कोर्स कंप्लीट कराने का पूरा रहेगा तो उस हिसाब से फिर चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, ठीक है। तो देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या लेकर चलना है। बाकी वैकेंसी ऐसी हैं, इतने दिन बाद में आ रही हैं, मतलब 5-6 साल हो जाते हैं ऐसी वैकेंसी को, और एक पेपर देके सीधा कमिश्नर आप लोगों को बना रही है। तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में, तो इस पेपर को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोगों को इसको सुनने में भी मजा आएगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हमारे देश के अंदर में जो पॉलिटिशियन है उनसे रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, आखिर वो केस क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट क्या है, 1950 के बारे में बात करूंगा, 1951 वाले के बारे में बात करूंगा, और ऑलरेडी यहाँ से एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन भी बन चुका है। समझेंगे सारी बातें एक एक कर। दोस्तों ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को पता चलेगा आखिर मुद्दा क्या है। उससे पहले एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। आज की डेट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये इलेक्शन लड़े बनारस से और जीत कर आ गए। जब ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रमोशन करने गए हुए थे अपने इलेक्शन का, तो उस टाइम पर इनके द्वारा बोला गया कि मैं जो हूँ यूपीएससी क्वालिफाइड एक पर्सन हूँ, यानी कि मैं जो हूँ मैंने आईएएस क्लियर कर रखा है, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आईआईटी से की है, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी रुड़की या फिर जो भी आईआईटी है। आपका फेवरेट आईआईटी कौन सा है वैसे? जो भी आप लोगों का फेवरेट आईआईटी होगा वो आप लोग मान लेना। तो ये सारी चीज़ें बोली, और बोलने के बाद में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनसे इन्फ्लुएंस हो गए, और इन्फ्लुएंस होने के बाद में उन्होंने इनको जो है अपने एरिया में यानी कि बनारस के अंदर में अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद चुन लिया। आप लोगों के पास में पावर क्या है? आप लोगों के पास में पावर है कि आप लोग बस अपना सांसद चुन सकते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फिर वो लोग चुनते हैं जो यहाँ पर चुनकर जाते हैं, सारे अपना लीडर चुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर चुनने की पावर उनमें होती है। आप लोग बस अपने एरिया का जो सांसद या फिर विधायक चुन सकते हैं, आपकी पावर यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने, जैसे बनारस वालों ने अपने एरिया का बेसिकली इनको सांसद चुन लिया। अब जब पता चला, चेक किया गया इनकी डिग्री के बारे में, तो पता चला कि ना तो इनके द्वारा यूपीएससी क्लियर कर रखा है, ना ही ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब ये बात सामने निकल कर आई कि ना तो ये यूपीएससी क्लियर क्यों है, ना ये आईआईटी से बेसिकली पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग जो हो पहुँच गए कहाँ पर? हाई कोर्ट के पास में। मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे यूपी का मुद्दा है, क्योंकि ये बनारस से आते हैं, तो आप लोग सीधे कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में जाकर आप लोगों ने बोला
कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर न बोलकर ये बोलेंगे हमारे एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद साहब जो हैं उन्होंने हमको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। और ये जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पर हम लोग मानते हैं कि ये करप्ट प्रैक्टिस है, यानी कि ये करप्ट प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है कि इनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमको बताई गई है हम लोगों ने उसके बेस पर इनको वोट दिया है और ये करप्ट प्रैक्टिस में आ रहा है। तो यहां पर आप लोग क्या करना चाहिए, इनका डिस्क्वालिफिकेशन कर देना चाहिए। जिस पर्टिकुलर पोस्ट पर ये हैं उस पोस्ट से इनको हटा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन दी है। तो यहां पर ये केस जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर में आप लोग लेकर चले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया कि अगर कोई अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों से छुपा रहा है तो ये एक तरीके से इस कैटेगरी में नहीं आता कि आप लोग उसको बोलो कि एक करप्ट प्रैक्टिस हो चुकी है। यानी कि करप्ट प्रैक्टिस अगर बोला जाए तो करप्ट प्रैक्टिस होती क्या है, अगर आप लोगों से पूछे तो करप्ट प्रैक्टिस तो होती है किसी के साथ में आप लोग एक तरीके से ना जो धांधलेबाजी कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से रिश्वतखोरी कर रहे हो, ठीक है आप लोग, या फिर कोई ऐसी चीजें कर रहे हो धर्म नस्ल के भेद पर कोई ऐसे कमेंट उनके कर रहे हो, वो सारी चीजें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉरी यार तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो 1951 का, अगर उसकी बात करें हम लोग करप्ट प्रैक्टिस के बारे में, तो वो यहां पर इस चीज को एज ए करप्ट प्रैक्टिस जो है वो काउंट नहीं करता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर में जब ये केस पहुंचा तो उसने यहां पर क्या किया, उस केस को ये बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम लोग करप्ट प्रैक्टिस की कैटेगरी में हम लोग नहीं मानेंगे। जो लोग थे वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, यानी कि आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चले गए कि भाई साहब ऐसा ऐसा मुद्दा चल रहा है कि यहां पर ये करप्ट प्रैक्टिस है और यहां पर हमको सोल्यूशन चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिकली क्या किया, ये बिल्कुल बोल दिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि ये करप्ट प्रैक्टिस की कैटेगरी में आएगा और इसके बेस पर हम लोग कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। यानी कि एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951 का, ये बातें बोली गई कि उसके हिसाब से हम लोग यहां पर ये डिसीजन नहीं ले सकते। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था तो यहां पर उसको बरकरार रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रिफ्यूज कर दिया उस पर्टिकुलर जो डिसीजन के अंदर में इंटरफेयर करने से। तो ये जो पर्टिकुलर केस था, इस केस का नाम आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा केस था। तो ये था बेसिकली अनुग्रह नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तो मैंने उदाहरण लिया था क्योंकि सबके फेवरेट है, तो यहाँ पर उनके नाम से आप लोग टॉपिक को समझ पाओगे, ठीक है। उनके ऊपर ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं है, पर हाँ पूरा प्रोसीजर जो मैंने समझाया वो है। तो अनुग्रह नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी का ये केस था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 2017 में डिसीजन दिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो डिसीजन को चैलेंज किया गया कि यहाँ पर ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिस का एक तरीके से यहाँ पर वायलेशन है। जो एक पर्टिकुलर वोटर है उसको इनके बारे में पता होना चाहिए था, तो ये करप्ट प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है, उनको इनकी पोस्ट से हटा देना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर मुद्दा जो था वो कोर्ट में पहुंचा। मुद्दा समझ में आ गया। अब यहां पर दो कानून है जिसको मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, जिनके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, एक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दोनों में अलग अलग चीजें हैं। पहले कौन आता है, पहले जनता आती है। हमारा संविधान भी कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां पर पहले हमारे बारे में बात की जाएगी, यानी कि वोटर की क्वालिफिकेशन क्या है, आप 18 साल या फिर उससे ऊपर के हो जाते हैं तो ही आप लोग वोट डालने जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में लिखा हुआ है, यानी कि ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर कानून बना हुआ है, ठीक है। प्रिपेयर करना इलेक्टोरल रोल कि कहां कहां पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग आते हैं, और इसके ऊपर तो यार स्टार लगा लेना। अभी डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसीजर मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर भी हम लोगों ने इसके बारे में बातें की थी। तो ये पर्टिकुलर एरिया अगर बात करें किसके अंदर में आता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहां पर आता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में आता है डिलिमिटेशन वाला। एलोकेशन ऑफ द सीट इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि किस पर्टिकुलर जो एलोकेशन ऑफ द सीट जो आती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। बेसिकली ये भी इस पर्टिकुलर आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि ज्यादातर अगर बात करेंगे तो जनता से रिलेटेड जो बातें हैं कि उनके वोट के बारे में, सीट कितनी कितनी कहां पर रिप्रेजेंटेशन होनी है उसके बारे में, डिलिमिटेशन कहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग आने उसके बारे में, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने में, ये सारी की सारी मैक्सिमम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जनता से रिलेटेड है। तो जब जनता से रिलेटेड है यहां पर, तो फिर यहां पर ये कानून जो है ये पहले आ गया, यानी कि 1950 वाला। तो याद रखने के लिए बता रहा हूं, जब जनता आ गई तो जनता वोट डालेगी, अपने लोग चुनेगी, तो वो लोग जो चुने जाएंगे उनके लिए यहां पर बात लिखी हुई है।
एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट जो होना है उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराएगी, उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि जो भी सिक्योरिटी फोर्स लगेंगे, जहां जहां पर किस तरीके से बूथ बनाए जाएंगे, वहां पर मशीनें पहुंचाई जाएंगी, ये सारी के सारे प्रोविजन इस कानून के अंदर में है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनका जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसा मैंने आप लोगों से बात की, या फिर यहां पर क्या उनको अगर कोई झूठ बोलते हो तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी बातें यहां पर 1951 वाले इस कानून के अंदर में लिखी हुई हैं। अब यहां से कुछ समझ में आया आप लोगों को? बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा यह है कि स्टार्टिंग से ही 1951 वाला कानून में क्यों बता रहा था आप लोगों को, वो इसलिए बता रहा था क्योंकि यहां पर बात आ रही है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन वाले में। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है, कुछ गड़बड़ी होती है, कहीं लड़ाई होती है, तो ये आप लोगों को इसी में देखने को मिलेगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना है तो वो 1951 वाले कानून के अंदर में आएगा। तो अगर कोई भी आप लोगों को यहां पर कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक न्यूज देकर, यहां मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट देकर आप लोगों को बोले कि जो भी नीचे सारी बातें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी बातें जो हैं वो 1951 के अंदर में है, और पता चला लिख रखी हैं सारी 1950 वाले की, तो वो सारी की सारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। और यूपीएससी इस तरीके से आप लोगों के साथ में खेल चुकी है पहले भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी इसको लेकर कंफ्यूजन न रहे। तो 1951 वाला जो है यहाँ पर ये याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर, जो इट वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय द लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो 1951 वाला बेसिकली यहाँ पर ये कानून है। तो इसलिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब की बात की जा रही है, तब यहाँ पर यह था कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, और एक्ट कैसे होना चाहिए यहाँ पर प्रोविजन पार्लियामेंट के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हमारे देश में होते तो उसके चलते अगर बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे कि एक्ट जो था वो इनेक्ट किया था प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि अगर कोई आप लोग से थोड़ा सा एडवांस जाकर पूछने लगे कि भाई इतना तो पता है, अब ये बता दो कि ये एक्ट जो है किस आर्टिकल में से निकल कर आया, क्या इसके लिए संविधान में कोई आर्टिकल है, तो ये आप लोग याद रखना। इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 327, तो आर्टिकल 327 से यहां पर ये कानून निकल कर आया, जिसको आप लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बोलते हैं। तो इतना ज्यादा न्यूज में यहां पर ये आ गया, तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो जो भी सारी बातें मैंने बोली हैं, ये चारों के चारों पॉइंट जो आप लोगों ने यहां पर बोले हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को इन दोनों स्लाइड में देखने को मिल जाएंगे। ये 1950 वाला है बेसिकली, और ये आप लोगों को 1951 वाला देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों के माइंड में अब समझ में आ गई। ठीक है, बाकी अगर संविधान से रिलेटेड जो प्रोविजन आप लोगों से पूछने लगे कहां पर सीट्स का एलोकेशन है, तो कुछ बातें आप लोगों को यहां पर भी मैंने आप लोगों को बता दी है। फर्स्ट शेड्यूल, अगर बात करें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में, तो ये लिखा हुआ है कि एलोकेशन ऑफ द सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल, तो ये ऑलरेडी शेड्यूल में लिखा हुआ है। सेकंड शेड्यूल में टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। बात करें थर्ड शेड्यूल में यहां पर एलोकेशन ऑफ द सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। फोर्थ शेड्यूल में यहां पर लोकल ऑथोरिटी फॉर द जो पर्पज ऑफ द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव जो शेड्यूल जो काउंसिल। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के यहां पर ये सारे प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर पूछे इसके शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर इसके सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मेंशन है यहां पर। तो इससे रिलेटेड अगर कोई कल को क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कि कहां पर क्या क्या है, तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को यहां से पता चल जाती हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोगों के माइंड में अब क्लैरिटी आ जानी चाहिए। बाकी इन सब मुद्दों से रिलेटेड क्या कोई केस भी है अगर आप लोगों से पूछे, तो SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1994 का। ठीक है, तो बोला गया कि इलेक्शन जो है विल बी एनुअल्ड इफ वोटर आर साउट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट रिलीजन रेस कास्ट कम्युनिटी, और क्या है यहां पर लैंग्वेज, यानी कि अगर आप लोगों को लगता है कि एक तरीके से यहां पर इलेक्शन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में अगर रद्द करने हैं तो ये पर्टिकुलर रीजन होंगे तो ही रद्द किए जाएंगे। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि यहां पर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर सही नहीं होगी तो इलेक्शन रद्द कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। नेक्स्ट यहां पर अभिराम सिंह वर्सेस CD कामाचिन, ये केस है 2017 का। ठीक है, तो इसमें भी बोला कि जो भी यहां पर एक तरीके से कोई रिलीजन के अंदर में कुछ ऐसी चीजें बोलेगा, ठीक है, तो यहां पर उसको प्रोहिबिट किया जाता है। कहीं ना कहीं रिलीजियस कोई भी ऐसे यहां पर एक तरीके से ना किसी के ऊपर ऐसे अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए किसी के रिलीजन के नाम पर। तो ये खुद यहां पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और ज्यादा दूर क्या जाना है, यहां पर सुब्रमण्यम बालाजी वाला केस है यहां पर, ये तमिलनाडु का 2022 का। इसमें बोला गया कि प्रोमिस अगर कोई कर रहा है फ्रीबीज, ठीक है, तो कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए करप्टिव प्रैक्टिस। तो ये लिख दिया गया यहां पर कि अगर कोई किसी को यहां पर फ्रीबीज यानी कि फ्री में अगर उपहार में कुछ बांट रहा है तो यहां पर उसको बोला गया कि प्रोमिस ऑफ द फ्रीबीज कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए करप्ट प्रैक्टिस। प्रोमिस ही तो कर रहा है वो,
ठीक है, बांट थोड़ी ना रहा है। अगर बांट देगा कि भाई साहब पहले ले जाओ, ये लो सबके घर में जो है 1-1 किलो सोना पहुंचा दिया कि वोट हमें ही देना, तो वो फिर करप्ट प्रैक्टिस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो बड़ा ही एक बेहतरीन सा आर्टिकल था ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा चुके हैं, कैसे वो मैं भी आप लोगों को बताता हूं, ताकि अच्छे से आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ जाए। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 2021 में, यहां पर बोला गया कि अगर बात करें हमारे देश में, ये बोला गया कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैंडिडेट जो है कितनी भी लोकसभा सीट से यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि यहां पर बोला जा रहा है कि फ्रॉम द कॉन्टेस्टिंग 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि एक इंसान जो है वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ सकता है। इन 1991 में लोकसभा इलेक्शन जो है उसमें श्रीदेवी लाल जो थे उनके द्वारा 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े गए। अगर कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो यहां पर उस पोस्ट को छोड़कर जाएगा, तो यहां पर उसका जो खर्चा है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है उसी को उठाना पड़ेगा एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, ये बातें बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, 1 और 2, या फिर 1, 3, 2, 3? सही आंसर क्या है यहां पर? A, B, C, F, D, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्या है सही आंसर यहां पर? सही आंसर यहां पर बी, यानी कि ओनली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी की सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्योंकि ये जो चीज थी ये 1996 तक थी कि आप लोग ठीक है कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, पर उसके बाद में यहां पर ओनली 2 सीट जो है वो फिक्स कर दी गई हैं। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली 2 सीट से इंसान जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। पर लेकिन जो ये रूल नीचे लिखा हुआ है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया है, अब तक ये कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि हाँ भाई साहब वही अपना बेसिकली खर्चा यहां पर उठाएगा। तो ये जनता की टैक्स पेयर की मनी ही यहां पर खर्च होती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर भी हो गया। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में सेक्शन 123 और सेक्शन यहां पर 123 वो यहां पर क्या क्या करप्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करता है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया कि क्या क्या करप्ट प्रैक्टिस है। तो बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहां पर सही है। अगर देखोगे तो बोला गया कि सेक्शन ये 123 एक्सटेंड द एम्बिट ऑफ द करेक्ट प्रैक्टिस, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। यहां पर बोला गया कि एक तरीके से कोई करेक्ट प्रैक्टिस किस कैटेगरी में आएगी, कोई ना एक तरीके से धर्म के बारे में, नस्ल के बारे में, भेदभाव, इस तरीके से वो सारी बातें कर रहा है, रिलीजन, ये सब चीजें, तो उससे रिलेटेड है। यहां पर क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ या फिर नन? पोज कर वीडियो के एक बार आप लोग आंसर दो, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अब अगर आंसर देखें हम लोग यहाँ पर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के 3 सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें जो सेक्शन 123 है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता है। जैसे यहाँ पर कोई रिश्वतखोरी कर रहा है, कोई झूठी सूचना दे रहा है, धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय के बारे में कोई बातें कर रहा है, तो उसको डिफाइन करता है ये कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इलेक्शन का प्रोसीजर है, उसमें कोई किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या तो कैंडिडेट या फिर उसका कोई मेंबर, उम्मीदवार का कोई सपोर्ट एजेंट, तो यहाँ पर उसको डिफाइन करता है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है। और जो 123 का 4th है वो भ्रष्टाचार जो है, यानी कि जो प्रैक्टिस ऑफ जो करप्ट प्रैक्टिस है उसका और दायरा बढ़ाता है कि किस किस को यहाँ पर लाया जा सकता है। जैसे कि झूठे बयान देना, झूठे बयान जानबूझकर प्रकाशित करना कहीं पर, ठीक है, कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, ताकि जनता को लुभाया जा सके, तो उसको यहाँ पर ये काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बोला गया है, तो ए यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर आप लोगों का सही है। सेकंड जो बातें यहाँ पर बोली गई 2 के अंदर में नहीं है, ये 4 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अगर आप लोग यूपीएससी की आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द जो भी डिस्प्यूट होता है राइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन है 1951 का। तो व्हाट आर द बैकग्राउंड ऑन विच द इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्निंग कैंडिडेट मे बी डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। इसी के साथ में व्हाट रेमेडीज क्या क्या उसके लिए सोल्यूशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया आप लोगों से खुद मेंस के अंदर में। तो यानी कि ये एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बेसिकली ताकि आप लोग ये समझ सकें इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट की इंपॉर्टेंस पता चलती है यहाँ से। ये पर्टिकुलर मेंस में भी क्वेश्चन है, तो प्रीलिम्स मेंस दोनों जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। तो टॉपिक कैसा है आप लोगों को पता चलिए गया होगा, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सी है आप लोगों की फेवरेट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, और कौन है आप लोगों के फेवरेट एक तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैक्सिमम तो अपने ही लोकल एरिया के होंगे, पर उसके अलावा भी कोई और है तो बताना जरूर। ठीक है, ऐसे ही बस जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई अभी, जिसकी वजह से जीएसटी काउंसिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, और पूरा का पूरा जीएसटी टैक्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिला।
इसको बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा मैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम में बेसिक आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जीएसटी के बारे में। तो जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कवर करूंगा, आंसर राइटिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे पूरा टॉपिक। इसी के साथ में एक टॉपिक और कवर करूंगा जीएसटी का, यानी कि 2 टॉपिक होंगे जीएसटी के। एक में मैं आप लोगों को यहाँ पर करंट का बताऊंगा ओवरव्यू, और बाकी दूसरे में एक टॉपिक भी होगा क्यों न्यूज़ में था, और प्लस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी होगी। तसल्ली में आज जीएसटी का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। आज के बाद में जीएसटी नहीं भूलोगे आप लोग। रिसेंटली अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यानी कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा 49th मीटिंग अभी ली गई। उसमें बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, जो कि काफ़ी लंबे समय से सोचा जा रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई भी मैटर अगर जीएसटी का फंसता है तो डायरेक्ट वो मैटर जो है वो कोर्ट में जाता है। और आप लोगों को पता है कि कोर्ट में गया हुआ मैटर जो है वो कितने लंबे तक खिंचता है। तो ये माना गया कि इसके लिए हम लोग ट्रिब्यूनल बनाएंगे, तो जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी होती है जो कोर्ट जैसी होती है, बस ये समझ लो कि कोर्ट जो है आराम आराम से काम करता है, और ट्रिब्यूनल जो है वो बिल्कुल चीते की रफ्तार से चलता है। 6 महीने में झट मंगनी पट बिहा करके इधर हो जाता है ट्रिब्यूनल, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उसी ट्रिब्यूनल को बनाने की बात की जा रही है जीएसटी के लिए, ताकि जो भी मैटर होता है उसको फटाफट जो है सुलटाया जा सके और सब जो है वो अपना काम धंधा देखे। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर इस मुद्दे के ऊपर जो है वो बात की गई। इसके अंदर में अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। की हाईलाइट क्या थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीएसटी अपलाइड ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि राज्य और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर बनाया जाएगा कहीं ना कहीं उससे काफ़ी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक फेडरल सिस्टम का भी ढांचा बनाता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो राज्य की जो भी यहाँ पर बेंचेज हैं पीठ, उनके साथ में मिलकर काम किया जाएगा। काफ़ी सिग्निफिकेंस रहेगा, जो टैक्स पेयर है उनके लिए एक तरीके से आसानी देखने को मिलेगी। कल को कोई केस होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या कंडीशन है हाईकोर्ट के अंदर में, ठीक है। वहाँ पर ऑलरेडी दुनिया भर के जो केसेस हैं वो एक तरीके से लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके चलते चीज़ों को ढंग से हैंडल किया जाएगा। तो इसके लिए एक फाइनेंस बिल लाया जाएगा ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके कंपनसेशन ड्यू पड़े हुए हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही थी कि कैसे इसको सुधारना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रेट कई सारी जगह चेंज किए गए। कुछ रेट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाए। यहाँ पर क्या होता है, कई सारे लोग जो है वो टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हैंडल किया जाए। बोला जा रहा है कि नॉर्मली 15% एटलीस्ट जो है वो जीएसटी लोगों तक मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, पर मिला तिलाकर 12% पहुंचता है। इतनी ज़्यादा टैक्स की चोरी आप लोगों को देखने को मिलती है। टैक्स जो है इतने लार्ज स्केल पर दुनिया में चोरी किया जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है। बहुत सारे लोगों पर तो टैक्स लगता नहीं है। जैसे कि अगर बात करूं, मैं जहां पर रहता था पहले एक बार, वहां पर एक पराठा बनाने वाला था, ठीक है। वो पराठा बनाने वाला जो था, एक पराठा जो था 30 से 40 रुपये का दिया करता था, क्योंकि बहुत बड़ा पराठा हुआ करता था। मतलब एक आदमी तो बस काम हो गया उसका पूरा। पर लेकिन देखोगे तो वहाँ पर वो कुछ भी जो था सारी की मैक्सिमम, ये कुछ पहले की बात है, वो सारे का सारा पैसा जो था कोई भी ऑनलाइन नहीं लेता था। अब तो खैर कोविड-19 के बाद में चीज़ें ऑनलाइन हो गई, वो हमेशा कैश में पैसे लिया करता था, ठीक है। तो समझो वो इंसान कितना कमाता है, पूरे दिन में पूरा मोहल्ला जो है वहाँ पर खाता था। तो आराम से जो है एक दिन का मतलब मुझे लगता है कि ना होने में भी 15-20 हज़ार रुपये वो आराम से कमाता था। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा है। आप लोग पता है जिस मोहल्ले में जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पर कितने सारा पैसा कमाए जाते हैं लोगों के द्वारा। पर लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि वो टैक्स पे नहीं करते, इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए, ये तो नॉर्मल इंसान हो गए, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं वो टैक्स चोरी करते हैं। तो गवर्नमेंट को कई बार टैक्स जो है प्रॉपर नहीं मिल पाता है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, टेस्ट करवाया जाता है, जिसने कोई टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, सेंटर या स्टेट जो बोर्ड हो गए या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी, तो टेस्ट कंडक्ट कराने के ऊपर भी जीएसटी लगा जाता था, तो उसको हटा दिया गया। तो ये छूट दी गई यहाँ पर, ठीक है। और भी कुछ छूट है यहाँ पर जीएसटी के तहत। यहाँ पर सेस लगाया जा रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको सेस बोलते हैं। बाकी डिटेल में इसके बारे में आगे मैं बहुत ही तसल्ली में आप लोगों से बातें करूंगा ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। एक है यहाँ पर एड वैलोरम टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। ये टैक्स क्या होता है, ये टैक्स होता है कि जब कोई एक तरीके से ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, कोई वैल्यू का, कोई प्रॉपर्टी का, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, तो इसको एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं। तो एड वैलोरम टैक्स भी जो था यहाँ पर, ये थोड़ा सा न्यूज़ में था, मैंने कहा टर्म जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है।
तो जीएसटी काउंसिल जो है वो स्विच करिए कंपनसेशन जो सेस होता है, ठीक है, पान मसाला के ऊपर, गुटखा के ऊपर, और एड वैलोरम बेसिस पर जो स्पेसिफिक एक टैक्स यहाँ पर लगाने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ये हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज़ में आ रखा है। तो इसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूँगा, एक आर्टिकल भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पर ये बेसिक था जो भी जीएसटी काउंसिल के अंदर में चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग से एक आर्टिकल के साथ में पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और डिस्कस करूँगा अब मैं। जीएसटी 3 शब्द का ये ऐसा टैक्स है जिसने स्टार्टिंग से ही बवाल मचा रखा है। यानी कि कभी जीएसटी के बारे में ये बोला गया था कि जीएसटी ये करेगा, जीएसटी वो करेगा, पर लेकिन जीएसटी ने क्या किया और क्या जीएसटी जरूरी था और अभी फिर से जीएसटी न्यूज़ में क्यों आ रखा है, सारी बातें बड़े ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आप लोगों का, एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म देश के अंदर बोला गया, आखिर क्यों, वो भी हम लोग समझेंगे। और अभी रिसेंटली ये जो न्यूज़ में आया है इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोगों को पता होगा मिड नाइट में यहाँ पर जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, उस टाइम पर रात को सेलिब्रेट किया गया जीएसटी डे के रूप में। डेट याद है आप लोगों को? बताओ किस किस को डेट याद है। अभी आप लोगों से मैं बात करता हूँ बेसिकली जीएसटी के बारे में। आप लोगों ने स्टार्टिंग से सोचा था कि देश में ये बातें बार बार बोली जाती रही थी कि यार एक ही टैक्स होगा पूरे देश में, 1 कंट्री 1 टैक्स, ऐसी कुछ बातें निकल कर आ रही थी। पर लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी वो सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो इसके चलते फिर यहाँ पर इसके अंदर में कुछ टैक्स स्ट्रक्चर रख दी गई, यानी कि मल्टी टायर्ड सिस्टम आ गया यहाँ पर एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे थे जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया गया, पर उसको भी हम लोगों ने 0 टैक्स बोला। उसके बाद में कुछ आइटम ऐसे थे जिससे 5% का टैक्स लगा दिया, फिर कुछ पर हम लोगों ने 12 का लगा दिया, कुछ पर हम लोगों ने 18 का लगा दिया, कुछ पर हम लोगों ने 28 का लगा दिया। इस तरीके से चीज़ें चलती रही। और कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जिस पे 28 प्लस हो गया, यानी कि कुछ ऐसे लग्जरी आइटम जिनके ऊपर 28 से भी ऊपर जीएसटी यहाँ पर लगा दिया गया। पर जो मेन थे यहाँ पर बेसिकली वो 4 स्लैब रखे गए जिनको 5, 12, 18 और 28 बोला गया। ये स्लैब हमारे देश में क्रिएट कर दिए गए कि हाँ यार इस कैटेगरी में जीएसटी आप लोगों को देना है। मतलब कि ये ऐसे सामान है, मतलब जो भी सामान होंगे अलग अलग कुछ ऐसे होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बात कर रहा है रेफ्रिजरेटर के बारे में, कार के बारे में, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया। रेफ्रिजरेटर 18 में आ गया और कार जो है 28 में आ गया। कोई बात करे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो 5% में आ गया। कोई बोल रहा है कि प्रोसेसिंग फूड जैसे कि पैकेजिंग आ गई फूड की, वो उन्होंने 12% में रख दिया। लग्जरी कार हो गई है, कोई BMW लेके घूम रहा है, कोई उससे बड़ी कोई एक तरह मर्सिडीज लेके घूम रहा है, तो उन पे 28 में भी प्लस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आप लोग खुद सोचिए, एक सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे कि मैंने बात की अभी मस्टर्ड ऑयल के बारे में, ठीक है, तो सरसों का तेल, उस पर 5% का अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, अगर उसको हम लोग बेसिकली पैक कर बेच रहे हैं, और एक साइड में लग्जरी कार है जैसे BMW, उस पर हम लोग 28% का टैक्स लगा रहे हैं। अब भाई साहब दोनों आइटम बिल्कुल अलग अलग है। अब दोनों आइटम पर अगर एक जैसा टैक्स हो जाए तो ये कैसा रहेगा? सुनने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कि एक इंसान सरसों का तेल तो यार घर में सब यूज़ कर रहे हैं, कोई खाना बनाने के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, ठीक है, पर लेकिन कार जो है इतनी बड़ी कार एक तरीके से वो सब थोड़ा ना यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए लगा कि यार एक टैक्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अलग अलग टैक्स रख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रख लिया। पर लेकिन जो ये अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रखा गया, इसके चलते भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलने लगे। कोई बोल रहा था कि यार ये तो 12 में रख दिया, 18 में होना चाहिए था। कोई बोल रहा है ये तो 18 में रख दिया, ये तो 5 वाले में होना चाहिए था। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे इशू आने लगे, क्योंकि बेसिक पर्पज इसका यही था कि कैसे हम लोग को एक सिंगल टैक्स लेकर आना है। तो इसमें बहुत सारे टैक्स जो थे उनको सब्ज्यूम किया गया था, यानी कि इतने सारे टैक्स थे अलग अलग हमारे देश में, जिनको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसको लाने का पर्पज क्या था? इसको लाने का पर्पज ये था कि जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, यानी कि जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, और वो सारे यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास में बेसिकली एक तरीके से कुछ ही सिस्टमेटिक वे में ये गवर्नमेंट के पास में पहुँच जाया करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिया, यानी कि यहाँ पर 3 मॉडल का जीएसटी लेकर आया गया। एक मॉडल का जीएसटी तो बोला गया सेंट्रल जीएसटी, जिसमें यहाँ पर जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा। दूसरा बोला गया यहाँ पर स्टेट जीएसटी, जिसमें स्टेट के कंट्रोल में आएगा। और तीसरा बोला गया यहाँ पर ड्यूअल जीएसटी काइंड ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों काम करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया।
और बोला गया कि इस जीएसटी को लगाने के लिए हमारे देश में एक जीएसटी काउंसिल रहेगी और वो जीएसटी काउंसिल जो है वो भी यहाँ पर काम करेगी एक सिस्टमेटिक वे में, और उसके जो हेड होंगे वो चेयरमैन जो होंगे उसके वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करेंगे। तो ये जीएसटी के बारे में भी उन्होंने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। पर अभी ये न्यूज़ में क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन है जिनका नाम है बिबेक डिब्रोय साहब, उनके द्वारा बोला गया कि यार देश के अंदर ना सिंगल जीएसटी होना चाहिए, यानी कि एक ही टैक्स होना चाहिए यहाँ पर। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, जी हाँ, बहुत सारे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर चलता है और जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, उसमें बोला भी गया कि हाँ एक ही टैक्स स्ट्रक्चर हम लोग को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं है पर लेकिन यही है कि कितने लार्ज स्केल पर आप लोग कौन सी चीज़ को कहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि 5 वाली अगर 15 हम लोगों ने टैक्स लगा लिया, 20 का लगा लिया हम लोगों ने, कोई 15 है, ठीक है, अगर 5 वाली चीज़ है उस पर 15 लगाना पड़ेगा और 28 वाली चीज़ है उस पर ही 15 लगाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिस पर 5 लग रहा था उस पर 15 हो गया, कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिस पर 28 लग रहा था उस पर 15 हो गया, तो कहीं फायदा और कहीं नुकसान होगा। तो अल्टीमेट गोल गवर्नमेंट का क्या रहता है कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक टैक्स जो है वो उनके पास में इकट्ठा हो जाए। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक टैक्स जो है वो उनके पास में नहीं आ पाता है तो फिर कैसे हमारा सिस्टम चलेगा। हमारे देश में एजुकेशन की पॉलिसी आ रही है, हेल्थ की पॉलिसी आ रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, डैम बांध बनाए जा रहे हैं, या फिर कोई भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम देश के अंदर लाई जा रही है, ये गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के थ्रू, वो टैक्स के थ्रू आप लोगों तक फिर सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंचती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। अभी मैंने आप लोग क्या बताया यहाँ पर, अगर ध्यान से सुना होगा, सेंटर भी टैक्स लगाता है और स्टेट भी टैक्स लगाता है। तो यहाँ पर 3 मॉडल में जीएसटी लेकर आया गया। इन तीनों मॉडल को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करना है तो सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, यानी कि बिना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एक साथ में काम किए हुए ये पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम नहीं चलने वाला है। अब आप लोग खुद सोचो, एक वैट जैसे टैक्स जिसको वैल्यू एडिड टैक्स बोलते थे, यानी कि जैसे कि एक आइटम आज बनाना स्टार्ट किया, पहले उस पर टैक्स लगा, फिर उसमें खुद और इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर टैक्स लगा, फिर कुछ और इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर टैक्स लगा। जैसे कि आप लोग आज के मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको लीजिएगा। गेहूं में से खेत में से गेहूं निकाल कर आए, गेहूं में से खेत निकाल कर खेत में से गेहूं निकाल कर लेकर आए, और जो वो गेहूं है उनको आगे पीस कर हम लोगों ने आटा बना दिया, ठीक है, आटे को पैक कर दिया, उसके ऊपर मान लीजिए पैक्ड जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लग गया। फिर आप लोगों ने क्या किया, उस आटे की आप लोगों ने ब्रेड वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, उनको बेका, फिर उनके ऊपर टैक्स लग गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं किसी ने उनके पकौड़े बनाकर पैकेट कर उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अलग से। तो इस तरीके से जो जो वैल्यू आप लोग ऐड करते गए उसके ऊपर टैक्स लगता गया, और ये स्टेट का काफी अच्छा टैक्स हुआ करता था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट काफी पैसा कमाया करती थी। पर लेकिन अब क्या किया, अब स्टेट गवर्नमेंट का ये टैक्स भी जो है वो जीएसटी के अंदर डाल दिया गया। अगर ये टैक्स जीएसटी के अंदर डाला गया तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो टैक्स हुआ करता था उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो स्टेट ने बोला कि भाई साहब हमारे हाथ में पावर होना चाहिए जीएसटी को लेकर, तो इसीलिए जीएसटी काउंसिल में काफ़ी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, काफ़ी वेटेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। इसमें एक मिनिमम कोरम रखा गया, यानी कि 50% मेंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर चीज़ें जो हैं जीएसटी काउंसिल की स्टार्ट नहीं होगी, और जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें 3/4 लोग रहने जरूरी हैं। मतलब कहने का क्या हो गया, मान लीजिए 16 लोग हैं टोटल जीएसटी काउंसिल के अंदर में, तो यानी कि आप लोग देखते हैं 3/4 ये इतने लोग बोलेंगे, यानी कि 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि टोटल 16 में से 12 लोग अगर किसी बात को बोलेंगे तो ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उससे पहले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर पूरा रखा गया। सेंटर जो है उसके पास में जो वोटिंग है काउंसिल के लिए दी गई यहाँ पर 1/3 आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी की जो पावर है ये यहाँ पर 3/4 जो है वो आप लोगों को वो एक तरीके से 1/3 यहाँ पर हो गए, 2/3 हो गई, वो पहुंच गई किसके पास में, वो पहुंच गई स्टेट के पास में। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि स्टेट के पास में ज़्यादा पावर दे दी गई यहाँ पर, इसके चलते ताकि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सके जिसको आप लोग संघवाद का ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम आप लोग बोलते हैं। तो ऐसा फेडरल सिस्टम देश के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया इस जीएसटी काउंसिल के तहत यहाँ पर। और यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन मैंने अभी बताया फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बनता है। इसी के साथ में मिनिस्टर और अदर फाइनेंस जो यहाँ पर
फाइनेंस मिनिस्टर, इसी के साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस रहते हैं, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर ये सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरीके से रहते हैं, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में एक काउंसिल बनती है। आप लोगों को मैंने बता रखा है काउंसिल और इसी के साथ में कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। काउंसिल में आप लोगों को इलेक्टेड मेंबर देखने को मिलते हैं, यानी कि चुने हुए लोग वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसको काउंसिल बोला जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर ये काउंसिल जो है वो काम करना स्टार्ट करती है, और फिर यहाँ पर ये टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर कल को चलकर यहाँ पर ये 4 टैक्स अगर लेकर आते हैं, जैसे मैंने बोला अभी 4 रेट लेकर आते हैं, ये 4 रेट वो हैं वो तभी इंप्लीमेंट होंगे अगर यहाँ पर राज्य जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, वो क्या है, अक्सर जीएसटी के अंदर में जो भी डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो काम सारे हो जाते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ तो स्टेट भी मिलकर काम करेगा, फिर सेंटर कैसे काम कर लेता है, इसके पीछे थोड़ी टेक्निकलिटीज है, थोड़ी क्या मतलब ज़्यादा तो है ही, आराम से समझाऊंगा तो समझ जाओगे। पीछे बेसिकली मुद्दा यह है कि आज की डेट में आप लोगों को पता होगा, अपने देश के मैप के ऊपर अगर आप लोग नजर डालोगे, जहां जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर आप लोगों को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंटर में होगी, मतलब जहां जहां पर भी आप लोगों को एक तरीके से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मैक्सिमम उन्हीं राज्यों में यहाँ पर आप लोगों को आसपास में अगर आप लोग नजर उठाकर देखोगे, वही गवर्नमेंट है जो कि सेंटर में गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी चलाती हुई नजर आएगी। जब कांग्रेस पावर में थी उस टाइम पर बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी पावर में है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि आज की डेट में अगर ये मुद्दे को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही स्टेट में गवर्नमेंट है, और इसकी वजह से जीएसटी काउंसिल के अंदर में वही मुद्दा आगे बढ़ता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि स्टेट जो है वो मना तो करेंगे नहीं कि मोदी जी ने बोल दिया ऐसा करेंगे, स्टेट बोले नहीं तुम्हारे नहीं मानेंगे, मोदी आना आना शाम को तुमको बताते हैं अभी, ठीक है। तो वाली चीजें हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर ऑल गुड्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक तरह का टैक्स लेकर आते हैं तो उसको देखना होगा कि कैसे हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर ये पूरा सजेशन अभी दिया गया है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताऊं जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ये क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं कि ये अभी लाया और इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये ऐसा बिल है। देखिए इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म, जब बहुत सारे टैक्स इकट्ठे कर आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम के अंदर डालते हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो नहीं कहते कि शादी में अक्सर कोई ना कोई रूठ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बोलते हैं ना कि यार सबको खुश करना शादी पॉसिबल नहीं है, कभी फूफा जी रूठ गए, कभी बुआ जी रूठ गई, ठीक है, कभी मौसी रूठ गई। तो वही बातें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता था। तो इंडियन अगर आप लोग बात करेंगे जीएसटी सिस्टम के अंदर में, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 122वां, ये यहाँ पर बिल लेकर आया गया, ठीक है। आगे चलकर 2016 में इसको अप्रूवल मिला, और यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी जो है बेसिक, जो यहाँ पर एक तरीके से इसको जो सिस्टम को स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पर लाया गया राज्यसभा में, और 101वां ये एक्ट बना 2016 में। मतलब क्या है, ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को यहाँ पर यूज हो जाएगा। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने और वहां पर ये लिखा हो कि इतने नंबर का बिल है और इतने नंबर का एक्ट है, तो याद रखिएगा बिल की संख्या हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू एक्ट। क्यों? क्योंकि कई सारे बिल जो हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो बिल ही रह जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो एक्ट की संख्या होगी वो कम होगी, यानी कि जब कानून बनते हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, पर लेकिन बिल जो है वो स्टार्टिंग में बेसिकली बिल के तौर पर आते हैं, फिर यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तब जाकर वो आगे चलकर गजट में पब्लिश होकर कानून बनते हैं। तो इसलिए ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बिल की संख्या हमेशा कम होगी, कानून की बिल की संख्या हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो कानून बन जाता है। मैंने आप लोगों को बताया जैसे सेंट्रल जीएसटी के अंदर में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट के अंदर में जीएसटी, लग्जरी टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंटर स्टेट ट्रेड। तो इससे फायदे ये भी हो गए कि पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के भी कई सारे यानी एक तरीके से टंडेरे जुड़ा करते थे। कोई काम कर रहा है आजकल में राजस्थान के अंदर में, कोई प्रोडक्ट जा रहा है फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में, कोई प्रोडक्ट जा रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, आप लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। भाई साहब इनके ना वांदे लग जाया करते थे, यहाँ पर पता चला स्टेट के लोकल एरिया में वहाँ पर रुके हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट पास ही नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिस्टमेटिक वे में अब चीज़ें इंप्लीमेंट की गई ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसको हम लोग ड्यूअल जीएसटी के तौर पर भी आप लोग बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट और यूनियन टैक्स को ताकि मिलकर काम किया जा सके। और एक आर्टिकल यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ये है आर्टिकल 246, इसके बारे में याद रखिएगा। आर्टिकल 246A ये यहाँ पर स्टेट को पावर देता है टैक्स लगाने के लिए गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। आप लोगों से पूछ लें यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है यहाँ पर, तो याद रखिएगा आर्टिकल 279A, यानी कि ये वाला जो आर्टिकल है अनुच्छेद यहाँ पर, ये यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल फॉर्म किसके द्वारा की जाती है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की जाती है, जो कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल, और इसी के साथ में फिर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों के यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये हमारे देश में काम कर रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर इसको ढंग से जो है लेकर आगे चला जा सके। पर ऐसा नहीं है यहीं से ही ये एकदम आ गया, इससे पहले भी यहाँ पर चीज़ें हैं, कहीं से अगर बैकग्राउंड आप लोग जाकर देखोगे तो और भी आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री जो है इसकी नजर आएगी। मतलब क्या है, यहीं पर ही चीज़ें खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में 2003 में आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। 2003 में जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसको केलकर टास्क फोर्स बोला करते थे, यानी कि KTF, KGF नहीं KTF आया यहाँ पर, जब हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर आगे चलकर फिर बातें की गई कि हाँ ऐसा करें, कुछ स्टेट रूट है, कुछ मनाएं। पहला अटेम्प्ट जो जीएसटी का लाया गया बिल को प्रस्तुत करने का, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 115वां ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, ठीक है, 2011 में। पर लेकिन वो जो है पास नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद में जो थे बेसिकली इलेक्शन आ गए 15th लोकसभा के, और उसके चलते फिर वो बिल जो है वो लैप्स हो गया, ठीक है। फिर से इसको अगेन 122वां अमेंडमेंट बिल लाकर इसको स्टार्ट किया गया और फिर यहाँ पर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो याद रखिएगा आज की डेट में 140 से भी ज़्यादा कंट्री ऐसी हैं जो कि जीएसटी को फॉलो करती हैं, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करती हैं। पर लेकिन सबसे पहला देश कौन सा था कि आप लोगों को बताएं, याद रखिएगा फ्रांस था पहला देश जिसने जीएसटी को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। और हमारे देश में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई को इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बताना है जीएसटी के बारे में। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि किस ईयर में हम लोगों ने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताना, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसके बारे में बता पाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। अब जब जीएसटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी, कई सारी चीज़ें बेसिकली ऐसी देखने को मिलती है आखिर क्या इशू हो गया, तो सिग्निफिकेंस क्या है और इसके साथ में इश्यूज क्या हैं। ये जब भी आप लोग जीएसटी के बारे में कुछ लिखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के लिए बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। एक तो पहले इतने सारे टैक्स हुआ करते थे, कम से कम अब 4 रेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट हो गई, ठीक है। इसी के साथ में टैक्स को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अब जिस तरीके से पहले लोग टैक्स पे नहीं करते थे, तो कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, बहुत सारे लूप होल थे, तो लूप होल यहाँ पर खत्म कर दिए। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो जो टैक्स इवेजन था इनके एक तरीके से, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कंट्रोल किया गया यहाँ पर, ठीक है। एक सर्टेनिटी टैक्स के अंदर लेकर आएगी कि हाँ यार ऐसा टैक्स होना चाहिए। करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, और इसी के साथ में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी बूस्ट हो गया। पहले उसको ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया जाता था, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा करता था, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एक स्ट्रीम लाइन में यहाँ पर टैक्स को लेकर आया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन फिर से वही बोलूँगा, वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है और सारी चीज़ें बुरी भी नहीं होती है, ठीक है। इश्यूज हैं अभी भी यहाँ पर, आप लोग कई सारे टैक्स रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यू सेस यहाँ पर लगा दिया गया, ये तो एक इतना खतरनाक चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जुगाड़ ढूंढ लिया है। अब वो क्या करती है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टैक्स लगा हुआ है, वो है 18% का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इसके ऊपर हम लोग सेस लगाएंगे। सेस मतलब क्या होता है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स होते हैं। मान लीजिए 18% का टैक्स है, इसके ऊपर 1% का उन्होंने एजुकेशनल सेस लगा दिया। ये एजुकेशनल सेस क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। एजुकेशनल सेस हो गया, इन्वायरमेंट के लिए सेस हो गया, या फिर यहाँ पर किसी और पर्पज के लिए, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम चलानी है उसके लिए सेस लगा दिया, रोड के लिए सेस लगा दिया कि रोड खराब हो रखी है उसके लिए 1% सेस चाहिए, ठीक है। ये सेस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है बेटा जब तुमको पैसे की जरूरत होती है तुम ऊपर से सेस चिपका देते हो इसके साथ में और अपने पास से पैसा रख लेते हो, और इसका इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है, और हमको जो है उसका शेयर मिलता ही नहीं है। तो यार ये गलत बात है। तो कई जगह ट्रस्ट डेफिशिएट के भी यहाँ पर इशू निकल कर आते हैं, तो इसके ऊपर भी बात की जाती है। इसी के साथ में कुछ ऐसे एरिया जिनके ऊपर दोनों लड़ते रहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, एल्कोहल हो गया, रियल इस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में भी
अलग अलग राज्य में जब आप लोग जाओगे इनके रेट आप लोगों को अलग अलग नजर आएंगे, है कि नहीं। आप लोग देखना किसी राज्य में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ लग रहा है, किसी के ऊपर शराब के ऊपर कुछ लग रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आज की डेट में कहते हैं कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, उन्हें कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा भैया, तो वो वाली बात है। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो यहाँ पर सबको एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आए। लोग जो है मान लीजिए जा रहे हैं हरियाणा और एक तरीके से दूसरे राज्य के बॉर्डर पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार चल यहाँ से दारू ले लेते हैं, यहाँ सस्ती मिलती है, यहाँ से आप लोग ना एक तरीके से दिल्ली में आ रहे हैं तो यहाँ से बियर ले जाते हैं कैन उठा उठा के, ऐसा कर लेते हैं। देखो शादी में कहते हैं कि चलो यार ऐसा कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि हाँ वहाँ ना सस्ती मिलती है, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी गलत होता है, इनकी कालाबाजारी होना स्टार्ट हो जाती है और अलग अलग राज्य जो हैं फिर इनको लुभाते भी हैं इलेक्शन के टाइम पर। तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये गलत है, यहाँ पर ये एक ही सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों कि एक इंसान जो है बिजली के लिए कुछ और पैसा दे रहा है, दूसरे राज्य का इंसान कुछ और पैसा दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं कि यही तो है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पर सब कुछ ठप पड़ा था, भाई सब अल्कोहल शराब की दुकान खोल दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आएगा। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें मजबूरी है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ उठा देती है। पिछली बार कोविड-19 पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिया कि हमारे पास में पैसा नहीं, अब क्या करें। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें ये इशू है। अगर फाइल करना है, अगर मान लीजिए आप जीएसटी फाइल करने लगे, मैं भी जीएसटी फाइल करने लगूँ, आसान नहीं है। बोल तो दिया है कि हाँ सिंपल कर दिए चीज़ें, पर लेकिन आज के डेट में पढ़ा लिखा इंसान को भी सीए से जाकर मिलना पड़ता है जीएसटी को फाइल करने के लिए। तो अगर इतना ही आसान बनाए तो कम से कम एक कॉमन इंसान के लिए बनाओ ना, इतना सिस्टमेटिक वे में उसको आसान कर दो कि कॉमन इंसान भी यहाँ पर उसको लेकर चलने लगे। हायर टैक्स रेट देखने को मिलता है कई सारे, कभी उसको बारे में रख देते हैं। आप लोग इंटरेस्टिंग चीज़ सोचिए, एक दुकान वाला एक प्रोडक्ट बेच रहा है, उस पर पहले 12% का जीएसटी लगा था, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है उस पर अब उन्होंने 18% के स्लैब में पहुंचा दिया कि कल से इस पर 18% लगेगा। मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट ही है, वो मेवा वगैरह का बना हुआ है, शानदार बिस्किट का पैकेट, उस पर पहले 12% जीएसटी लग रहा था, अब उन्होंने 18% लगा दिया। अब वो भाई साहब दुकान वाला क्या करेगा, 12 की जगह 18 लेना स्टार्ट कर देगा। अब वहां पर प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर, बोले कि नहीं तुमने गलत कर दिया, उन्होंने फिर से उसको 12 में ला दिया। अब लोगों को पता है क्या 12 चल रहा है कि 18 चल रहा है, अब वो फिर से उसको क्या करेगा, वो तो उसको 18 पे बेचता रहेगा। ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसके चलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज में निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते बोला जा रहा है कि इनके ऊपर काम करना चाहिए, पर लेकिन ये भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल पाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यार, जिसको आप लोग समझोगे तो आप लोग ढंग से समझ पाओगे कि कैसे कैसे इनके ऊपर काम करना चाहिए, पर लेकिन ये जो है प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझिएगा। आई होप कि इसके बारे में आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को जानने को मिलता रहता है, तो इसलिए इकट्ठा करके सारा इसका पोस्टमार्टम कर दिया। 360 डिग्री एंगल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे और फिर आंसर राइटिंग के क्वेश्चन, तो टकटकी लगाकर देखना, तभी आप लोग उनके आंसर भी आप लोग अच्छे से समझा पाओगे। यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगी आप लोगों से, कॉमन सेंस के ऊपर खेलेगी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पढ़कर इंसान जो है वो इसका आंसर आसानी से दे सकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पूछा गया और 3 स्टेटमेंट दी और बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को इसमें से चूज करनी है, यानी कि छटनी करनी है, ठीक है। जैसे नहीं प्रीलिम्स से छटनी करते हैं लोग। जीएसटी के बारे में बोला गया कि ये रिप्लेस करेगा मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज। यहाँ पर एक तरीके से ये जो मल्टीप्लिसिटी है ना, इसको खत्म करेगा और एक सिंगल मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऐसा किया गया जीएसटी के द्वारा, यस या फिर नो। बोला गया कि ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपया हो रहा था उसको बिल्कुल खत्म कर देगा बहुत ही शानदार तरीके से। तीसरा बोला गया ये काफी लार्ज स्केल पर ग्रोथ और इकोनॉमी के अंदर में शानदार तरीके से ग्रोथ लेकर आएगा कि चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे नियर फ्यूचर के अंदर में। तीसरा ये बोला गया ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जो भी इंसान ये क्वेश्चन बना रहा होगा वो ये देख रहा होगा कि देखो लोग सोचते कैसे हैं। अब आप लोग ये सोचो कॉमन सेंस है थोड़ा सा, अगर इतना ही खतरनाक टैक्स था ये, तो ये आज तक लाया क्यों नहीं गया, ये इतने दिन तक वेट क्यों किया गया, ये आते ही चाइना को ओवरटेक कर देंगे और भाई साहब करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर इसके अंदर इतना जादू की छड़ी थी तो अब तक तो ये आना था। फिर ये सारी जो है हवा की बातें कर रखी हैं। चीज़ें बढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि इतनी ही बढ़ा देगा, और इसी के साथ में आज चीज़ों इकोनॉमी को आगे लेकर चलेगा पैटर्न पे, ऐसा नहीं कि आते ही चाइना को ओवरटेक कर देगा। तो ये बड़ी बड़ी फेंकी गई है दोनों की दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बहुत सारे टैक्स थे अलग अलग, उसमें उसको एक सिस्टमेटिक वे में लाने की कोशिश की गई है ताकि एक सिंगल मार्केट क्रिएट की जा सके। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो कॉमन सेंस एक तरीके से यूज करने की चाहते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है।
जीएसटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि ये इंट्रोड्यूस किया गया इन पार्लियामेंट थ्रू द 122 अमेंडमेंट बिल, यानी कि 122वां अमेंडमेंट बिल, 101वां अमेंडमेंट एक्ट, 264वां मेंशन करता है स्टेट की पावर टैक्स लगाने के लिए, और 279A ये यहाँ पर मेंशन करता है जीएसटी काउंसिल के लिए। और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। आप लोग ध्यान से देखिए, अभी मैंने काफी डिटेल में टॉपिक पढ़ा है, कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्लियर करना ही बेसिक पर्पज है। अगर आप लोग कंफ्यूजन क्लियर कर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आप लोगों को चीजें जो हैं वो समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये आंसर है इसका C। क्यों? क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, पर यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये मैंने बताया था कि 246, ठीक है, 264 नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, स्टेट को पावर दे रखी है और काउंसिल यहाँ पर ये अलग अलग से क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा चुके हैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्स के अंदर में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अलग से भी क्वेश्चन पूछे अगर आप लोगों से, जो कि पूछा जा चुका है, जैसे कि यहाँ पर कि स्टेट के अंदर क्या पावर है, यहाँ पर किस आर्टिकल के अंदर है, 246A, 246B, 279A, 279B। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। 246A जो है वो है बेसिकली स्टेट की पावर के बारे में, और 279A है जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर रहती है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। आगे बात की जा रही है यहाँ पर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल का। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि ईच डिसीजन मस्ट बी अप्रूव बाय 3/4 मेंबर ऑफ द काउंसिल। बोला गया कि मिनिमम 50% क्वेरम होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आप लोगों को बताना है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर आंसर राइटिंग के बारे में, तो बोला गया डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर डिले इन रूल आउट ऑफ इट्स रिजीम। यानी कि क्यों अब तक ये डिले चल रहा था, इसके बारे में 2013 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, जबकि इंप्लीमेंट बाद में किया गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं राइटिंग में भी। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। जीएसटी के बारे में बात ही नहीं की गई है। बोला गया है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 100 एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016। आप लोग देखो यहाँ पर, अगर किसी को पता नहीं है कि ये एक तरीके से जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई सारे बच्चे जो हैं वो घूम जाएंगे, यार ये कौन सा अमेंडमेंट पूछ लिया, और वो भी इकोनॉमी के अंदर आ गया अमेंडमेंट की बातें। ठीक है, तो ये आप लोग उसके देखते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों को अमेंडमेंट भी याद रहना चाहिए, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। अगर यहाँ पर कोई ऐसा अमेंडमेंट लिख दिया और आप लोगों को टॉपिक तो पता है, जीएसटी का खूब अच्छे से तैयार कर रखा है, उन्होंने तो भाई साहब मजे लेने के मूड में आ गए, डायरेक्ट अमेंडमेंट लिख दिया, जीएसटी का नाम ही नहीं दिया, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। तो जरूरी है इसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं कि ये भी होना चाहिए, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बनाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है। तो चहुमुखी विकास होना चाहिए उस टॉपिक का, तभी आप लोग आंसर दे पाओगे। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया। मैंने कहा था ना, देश का बहुत बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो चेंज हुआ। बात की जा रही है कि यहाँ पर जो ऐसे आप लोगों को बताना है कि ऐसे टैक्स बताना है आप लोगों को यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि सब्स्यूम कर लिए गए जीएसटी के द्वारा। ठीक है, और रिवेन्यू की इंप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्ट क्या पड़ा उसके बारे में बताना है। 2020 में भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जीएसटी का जो सर्विस टैक्स है यहाँ पर कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट लेकर आया गया। कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिली उसके बारे में बात की, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर ये बोला गया था कि जो भी कॉम्पनसेशन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, अगर उनको कोई कमी हो रही है, तो कंपनसेशन देने के लिए भी प्रॉपर एक एक्ट लेकर आया गया ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। पर कोविड-19 के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिए कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। तो उस टाइम पर काफी एक तरीके से उसके बारे में हाहाकार हुई स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो कई सारे इश्यूज निकल कर आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए, तो अब आप लोग टॉपिक को समझ सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक जो है इतने शानदार तरीके से कवर कर दिया कि कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके रिलेटेड। जो भी डाउट होगा वो पूछेगा, और फीडबैक जरूर दे देना अगर टॉपिक कैसा लगा है, ताकि अगर लगा कोई डाउट तो आगे चलकर उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो बेसिक्स क्वेश्चन है सारे, एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। क्या बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल जो कि आ रहे थे, कहीं जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ लिया, कहीं किसी के बारे में, तो सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो गया इस पर्टिकुलर सिस्टम के टॉपिक के अंदर में। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा यहाँ पर, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वैसे यहाँ पर जो नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक नॉर्मल नाम है। वैसे फ्रेंच भाषा में आप लोगों को इसका नाम देखने को मिलेगा
जो फ्रेंच लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSF बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन सेंस ये फ्रंटियर्स और MSF के नाम से इसको जाना जाता है। पर लेकिन क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज का नाम हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये NGO काम कर रही है आज के डेट में, ताकि दुनिया भर के लोग इसको एक सिस्टमेटिक नेम के साथ में जान सकें। तो इंग्लिश का एक नाम इन्होंने दे दिया इसको, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से ही क्वेश्चन था आप लोग का एग्जाम के अंदर में। ये है क्या बेसिकली, पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, फिर न्यूज़ हम लोग समझेंगे। ये एक तरीके की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वही काम जो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दे बिना गवर्नमेंट से सपोर्ट लिए हुए, उसको हम लोग NGO बोलते हैं। जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में किसी को कुछ काम करना है, छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, और हम लोग एक NGO बनाए और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दें, अपने आपस में ही हम लोग सब पैसे इकट्ठा करें और SLV NGO के नाम से SLV एजुकेशन NGO हम लोग चलाएं, उसमें गवर्नमेंट से कुछ भी सपोर्ट न ले। तो ये क्या हो गया कि अपने ही हिसाब से हम लोगों ने काम किया, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड कराई। सेम पैटर्न ये किस चीज़ में करते हैं, ये बेसिकली हेल्थ के फील्ड में करते हैं। जैसे कि दुनिया भर की बीमारी है आज के डेट में, डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, एड्स की बीमारी हो गई, इसी के साथ में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई। इन सब बीमारियों की दवाई बनाने के लिए इसके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाता है, और इसी के साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से अलग अलग देश में लगभग 70 कंट्रीज में मिलकर यहाँ पर इनके पर्सनल हैं, जो कि लोकल डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर दूसरे लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं, जहाँ से इनको लगभग 90% के करीब फंडिंग भी अपनी प्रोवाइड होती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक फंडिंग के ऊपर चलती है और जनता की हेल्थ के ऊपर फोकस देती है। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी ये न्यूज़ में क्यों आ गई है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमारी कंट्री ने यूके के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला गया है। तो हमारा देश आप लोगों को पता होगा इस चीज़ से जाना जाता है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें कि हम लोग जो मेडिसिन सप्लाई करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत बड़ा उसमें एरिया ये रहता है कि उसमें जेनरिक दवाई रहती है। जेनरिक दवाई यानी कि वो दवाई जो नॉर्मली एक ब्रांड के द्वारा बनाई जाती थी अब तक, पर उस ब्रांड के द्वारा तो बेसिकली उसका पेटेंट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब नॉर्मल इंसान भी उस दवाई को बना पा रहे हैं, नॉर्मल कंपनी भी उसको बना पा रही है जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया है। तो अगर कोई एक स्टैंडर्ड कंपनी, ब्रांडेड कंपनी उस दवाई को 50,000 रुपए की बेच रही है, तो ये जेनरिक दवाई आप लोगों को लगभग 500 रुपए की मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है। बोला ये जा रहा है कि जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा कि अगर ये एग्रीमेंट आगे बढ़ता है इसी तरीके से, तो आने वाले टाइम पर ग्लोबल सप्लाई जो है वो हर्ट होगी जेनरिक मेडिसिन की, ये बात इनके द्वारा बोली गई है। यानी कि वो दवाइयाँ जो कि लोगों को कम दाम पर मिलती है ब्रांड नेम के साथ में, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी यहाँ पर इस एग्रीमेंट के साइन किए जाने से। आप लोगों को पता होगा जो WHO इनके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में जब दवाई सप्लाई करता है किसी भी बीमारी को लेकर, तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है उसके अंदर में। तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डर लगा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए इस डील के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जो यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में, यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप लोगों को भी बताया, जहां पर भी जैसे पेंडेमिक आ गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिजास्टर हो गया, कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पर ये खड़े हुए नजर आएंगे। बनाई गई थी फ्रांस यानी कि पेरिस के अंदर 1971 में। इतनी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको नोबेल पीस प्राइज मिला 1999 में, जो इसके द्वारा अलग अलग रीजन में जाकर लोगों की हेल्प कर कर जो काम किए गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जैसा मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट NGO है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पीछे अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे UPSC के, तो ग्रीन पीस जो कि एक पर्टिकुलर जो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब न्यूज में होती है तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए कि किस लिए ये टॉपिक न्यूज में है और पूरा इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, कहां पर लोकेटेड है, क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। आज की डेट में इसके हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन बताता है। ओके दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, जिसको काफ़ी डिटेल में मैं कवर करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी कंट्री में जो लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, 22वां लॉ कमीशन,
तो जो 22वां लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पर मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि हाँ एक नया लॉ कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया गया है। उसके चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। वैसे मैं भी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, आप लोग एक बार ट्राई कर लो। तो अभी मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन था जब इसको अपॉइंट किया गया तो ये बोला था कि 20 फरवरी 2023 को बेसिकली इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या किया गया है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अभी इसका जो टाइम ड्यूरेशन है तो अप टू द 31 अगस्त 2024 तक टाइम ड्यूरेशन जो है वो कर दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो यहाँ पर न्यूज़ में है। तो इसके चलते यहाँ पर ये बातें बोली जा रही हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बताओ कौन है पहचान तो गए होंगे। अभी यहाँ पर दिल्ली के अंदर में दिल्ली आर्बिट्रेशन जो वीकेंड था तो यहाँ पर कई सारी बातें जो है इनके द्वारा बोली गई। किरण रिजिजू जी हैं यहाँ पर ये, और जो ये डिसीजन लिया गया यहाँ पर ये एक कैबिनेट का डिसीजन है। कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट का डिसीजन है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। बाकी कोई आप लोगों से पूछे कि इनका चेयरपर्सन कौन है तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इनका नाम याद रखेगा, रिटायर्ड जज हैं जिनको यहाँ पर ये पोस्ट दी गई है। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बिल्कुल बेसिक और बैकग्राउंड से इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकि एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में आप लोगों के क्रिस्टल क्लियर रहे। और यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है, ध्यान रखिएगा, तो अच्छे से सुनिएगा एक एक पॉइंट। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बात करूंगा जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ ये बेसिकली यहाँ पर एक कैसी बॉडी है, यानी कि ये संवैधानिक बॉडी है, ये एक बेसिकली यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर यहाँ पर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है? संवैधानिक बॉडी वो होती है जो कि या तो संविधान में ओरिजिनली थी यानी कि स्टार्टिंग से ही संविधान में थी, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर उसको बाद में ऐड किया गया है जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया। तो ये पता होना चाहिए कि ये कैसी बॉडी है, तो संवैधानिक है या फिर यहाँ पर बेसिकली ये नॉन संवैधानिक या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसको कानून बनाकर पार्लियामेंट में पास कर बनाया जाता है। अब पार्लियामेंट में लॉ बनाया गया और पास कर संविधान में ऐड कर दिया गया, तो यहां पर वो बॉडी हो गई, ठीक है। हालांकि ये बॉडी ऐसी भी होती है कई सारी जो संविधान में जिनके बारे में जैसे कि पार्लियामेंट में पास कर यहां पर कानून बनाया गया पंचायती राज सिस्टम का, पर लेकिन ये संवैधानिक बॉडी क्यों होगी कि संविधान के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे कानून के थ्रू बनाई गई है पर लेकिन संवैधानिक होगी, संविधान में लिखा हुआ है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिनके बारे में संविधान में नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो वो बनाई जाती है कानून पास करके ही, पर लेकिन संविधान में उनके बारे में कुछ नहीं लिखा होता है। और नेक्स्ट होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना तो उनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है ना पार्लियामेंट में पास कर लॉ बनाया गया है। अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो सीधी सीधी बात हो गई कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री में एक फिक्स टेन्योर के लिए यहां पर इनको रखा जाता है और ये काम क्या करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है यानी कि कानून की जो मिनिस्ट्री है उसको यहां पर ये एडवाइस करते हैं, यानी कि भाई साहब ये पुराने कानून हो चुके हैं, इनको निकाल कर फेंको, अंग्रेजों के जमाने के क्या कानून लिए घूम रहे हो तुम, ठीक है, मैं काले ने ये कर दिया और टैकाले ने ये कर दिया, अब तक लिए घूम रहे हो यार, फेंको इनको डस्टबिन में, नए बनाओ अपने एक सिरे से। वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्राइमरली जो है यहाँ पर एक तरीके से लीगल एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हाई कोर्ट के जो बेसिकली कनेक्टेड जज हैं यहाँ पर ये। और फर्स्ट जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो हमारे देश में 1955 में आया था निकलकर, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो 1955 में आया था। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। नाम याद रखने के लिए आप लोग MC स्क्वायर के नाम से याद रख लेना, ठीक है। कौन MC स्क्वायर पता है ना अभी जो नए चैंपियन बन के आए, नए आप लोगों को मिल गए, निकले नया लड़का मिल गया आप लोगों को, तो एक तरीके से क्या ही बोलूँ, बस चलिए आप लोग सभी जानते हैं। यहाँ पर इनका नाम रखिएगा MC सितलवाड़, ठीक है। तो इनका नाम MC सितलवाड़ था, MC स्क्वायर के नाम से आप लोग याद रखते हैं। ये फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे यहाँ पर, जिनके द्वारा चेयर किया गया। लॉ मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर ये एक तरीके से लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएट किया जाता है ताकि एक ऐसा कमीशन बनाया जा सके। और हमेशा याद रखना कमीशन जो होता है और काउंसिल में एक डिफरेंस होता है। कोई पूछ लेना कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है। कमीशन एक अपॉइंटेड बॉडी होता है और काउंसिल जो होती है वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को बॉडी बनती हुई नजर आती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर काउंसिल को कमीशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखा जा सके।
ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कानून होने चाहिए, पुराने हैं इनको निकाल कर फेंक दो, नहीं ये बना दो आप लोग। पर लेकिन जो रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो उसको मान ले और गवर्नमेंट ना चाहे तो उसको न माने। यानी कि ये सारी बातें आप लोग को गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी कि गवर्नमेंट को उसको मानना है या फिर गवर्नमेंट को उसको नहीं मानना है। गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। कमीशन जो है नॉर्मली 3 साल के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इसके द्वारा अब तक का 277 के करीब रिपोर्ट जो है वो अपनी प्रस्तुत की जा चुकी है टाइम टू टाइम, अगर आप लोग ध्यान रखोगे। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पर दी जाती है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आती है। और अभी जो लास्ट हमारी कंट्री में लो कमीशन थे उनका नाम था BS चौहान, ठीक है। तो BSc आप लोग याद रखना। तो BS चौहान जो है यहाँ पर वो अभी लास्ट थे हमारे, जो कि यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिले। और इसी के साथ में यहाँ पर जो इसके अंदर में आप लोगों को कौन कौन कंपोजिशन रहती है आप लोग याद रखते हैं। इसके अंदर में आप लोगों को एक तो चेयरपर्सन रहेंगे और 4 आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को फुल टाइम मेंबर इंक्लूडिंग जो मेंबर सेक्रेटरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में रहते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर लॉ एंड लेजिस्लेटिव जो सेक्रेटरीज रहते हैं लॉ मिनिस्ट्री के, वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि जैसे आप लोग जैसे एक तरीके से सेक्रेटरी बन गए मान लीजिए आप लोग किसी मिनिस्ट्री के अंडर में, तो यहाँ पर आप लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि वो पोस्ट मिल गई तो ये पोस्ट आप लोगों को रूंगे मिल जाएगी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि शादी हो, वो जॉब लग जाए, शादी तो एकदम बस फिर हो ही जानी है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। इसके जो इसमें जो आप लोगों को बेसिकली पर्सन देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इस कमीशन को हेडेड करते हैं। यानी कि या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे या फिर यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, वो यहाँ पर इसको हाइड करेंगे। तो ये पर्टिकुलर बॉडी के बारे में भी पूछा जाए आप लोगों से, ये याद रखिएगा। पूरा मुद्दा क्या रहता है, मुद्दा सीधा ये रहता है कि कैसे यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चलना है। देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। जैसे डेथ पेनल्टी के ऊपर पूछा आप लोगों से कौन सी रिपोर्ट दी गई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो 262 रिपोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी के ऊपर दी गई कि डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर देना चाहिए कुछ क्राइम को छोड़कर, जैसे टेररिज्म हो गया, ठीक है, वॉर अगेंस्ट स्टेट यानी कि देश के खिलाफ कोई ऐसी हरकतें करे, उनमें छोड़कर डेथ पेनल्टी जो है उसको अबोलिश करना चाहिए। 262वीं रिपोर्ट है। तो डेथ पेनल्टी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये रिपोर्ट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो रिप्लेस किया गया यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 का, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया था, वो यहां पर रिकमेंडेशन दी जाती है इनके द्वारा, ठीक है, लॉ कमीशन के द्वारा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोगों को पता है कितने लार्ज स्केल पर बातें की जा रही है आज के डेट में देश के अंदर में, वो लॉ कमीशन रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल यानी कि किस अनुच्छेद के अंदर में आता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, आर्टिकल 44 के अंदर आता है। अब इतना बता दीजिए, एक आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा, इससे भी आसान होगा ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में आता है, या फिर डीपीएसपी के अंदर में आता है इतना पिद्दी क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, पता होना चाहिए थोड़ी बात है। बात करें यहाँ पर लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन के बारे में कि कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन देश के अंदर में होने चाहिए, ये भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी हमारी कंट्री में कमीशन के द्वारा। तो यानी कि कमीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे हमारी कंट्री में लॉ कमीशन के बारे में, तो बेसिक बातें मैंने सारी आप लोगों को बता दी, और जो भी बातें हैं वो सारी पीपीटी की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आंसर राइटिंग का देखेंगे। तो कौन बनेगा करोड़पति सेशन है आप लोगों के सामने, अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है, पहले ही हो गया जयराम जी की समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो कैसी बॉडी बताइए। ओरिजिनली 1955 में बनाई गई थी यहाँ पर, और इसके द्वारा एवरी 3 ईयर रिक्वायरमेंट कैसी है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको बनाया जाता है। लास्ट लॉ कमीशन जो थे यहाँ पर जस्टिस BS चौहान थे यहाँ पर, जिनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी कई सारे इश्यूज के ऊपर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है यहाँ पर, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एक तरीके से आप लोग सही आंसर दे पाओगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट ओनली इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बाकी 3 साल में यहाँ पर बनाया जाता है जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी बातें आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो एवरी 3 ईयर यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देखिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बात की जा रही है कि इंडिया डज नॉट हैव ए डेफिशिट्स ऑफ लॉज, यानी कि कानून या फिर रूल की कोई कमी नहीं है देश के अंदर में, हमारे पास में बहुत सारे हैं, इनको आप लोग क्रिटिकली एनालाइज करना है। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, वही काम जो है यहाँ पर हमारे लोकपाल कर रहे हैं, वही काम जो है सीवीसी कर रहे हैं, वही काम जो है सीबीआई कर रहे हैं, ओवरलैपिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कैसे हम लोग को इस चीज़ को टैकल करना है, इसके ऊपर भी हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक सी स्टेटमेंट सी चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा। दोस्तों एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी है कि यूएसए को अगर छींक आ जाए तो दुनिया को जुकाम हो जाता है, तो यूएसए अगर कोई बोल दे तो दुनिया यहाँ पर सुनता है या सुनती है, आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करूँगा एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गए हैं, जब से जो बाइडन साहब के द्वारा इनका नाम जो है वो अपनी जीभ से नीचे उतारा गया है। मतलब जो बाइडन साहब के द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि अजय बंगा, नाम सुनने में लग रहा है कि कोई भारतीय है, जी हाँ बिल्कुल सही समझे हैं। कहते हैं सही पकड़े हैं भैया जी। तो ये इंडियन मूल की ही पर्सनैलिटी है, इनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी हुआ क्या है पहले आप लोगों को बता देता हूँ। जो बाइडन साहब के द्वारा बोला गया है कि जो वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन है वो नेक्स्ट चेयरपर्सन जो है वो अजय बंगा साहब होंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल चेयरपर्सन जो है वो बेसिकली उनकी पोस्ट जो है उनके हाथों से जाने वाली है, तो इसके चलते यहाँ पर इनके बारे में बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सनैलिटी है इनका जन्म जो है 10 नवंबर में हुआ था 1959 में, और कहाँ हुआ था गैस करो, इनका जन्म हुआ था पुणे के अंदर में। और इनके द्वारा जो पढ़ाई की गई है वो पढ़ाई की गई है IIM अहमदाबाद से। तो IIM जो अहमदाबाद है वहाँ से इनके द्वारा अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की गई है, और आज की डेट में ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, तो ये याद रखिएगा। और पद्म श्री अवार्ड इनको मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो ये काफ़ी बड़े आज की डेट में बिजनेसमैन है, और इसी के साथ में वाइस चेयरपर्सन है जनरल जो अटलांटिक उसके। और कुछ और बातें यहाँ पर, किसका प्रेसिडेंट इनको बनाया जा रहा है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनको बनाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक का। मतलब यूएसए ने नाम बताया, बाकी तो देखो बनते हैं नहीं बनते हैं। अब तक कौन है यहाँ पर, ये है डेविड मॉलपास। तो डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि आउटगोइंग कौन है और फिलहाल कौन है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये 1944 में बनाई गई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और उस टाइम पर दो चीज़ें बनाई गई थी, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF, ठीक है। तो इनको ट्विंस बोलते हैं, यानी कि भाई बहन या भाई भाई जो भी आप लोग बोलो, आप लोग इनको बोल सकते हैं। 189 यानी कि टोटल मिलाकर आज के डेट में आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में जो मेंबर हैं वो आप लोगों को 189 देखने को मिलेंगे। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। जो टोटल मिलाकर अगर बात करें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है यहाँ पर ये, इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। तो याद रखिएगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड बैंक जो है रिपोर्ट वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यानी कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो याद रखना कि हाँ सर पढ़ा रहे थे एक बार, उन्होंने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बोल दिया था, ठीक है। इसीलिए याद रखना अब इसको, अब भूलना मत, एग्जाम में कुछ भी होगा तो याद आ जाएगा, घंटी बजेगी टन टन टन, ऐसे कुछ हुआ था, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, तो याद रख लेना। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी यहाँ पर इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बेसिक है यहाँ पर एक तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं दुनिया में शांति बनाए रखने का काम करती है, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब दुनिया लड़ रही है आपस में तो ये कहीं ना कहीं डूबते हुए सितारों को बचाने का भी काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ू कंट्री है, कि कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक कहानी भी है, कभी टाइम मिलेगा तो तब सुनाऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, और ना एक छोटी सी कहानी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी बात की गई है, याद दिलाना कि सर आपने जुगाड़ू वाली कहानी बोली थी, कब सुनाओगे, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा भी जुगाड़ लगाने की, क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, हिचकी आ गई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा भी यहाँ पर एक जुगाड़ लगाने की बात की जा रही है, और उस जुगाड़ में ये बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका नाम है फॉस्फर जिप्सम। फॉस्फर जिप्सम को यहाँ पर ये इस्तेमाल करने की बात की जा रही है सड़क बनाने में। उन्हें कहते किसी और काम तो तुम आ ही नहीं रहे हो, कम से कम इसी काम आ जाओ यार। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आखिर क्या है मुद्दा, तो समझेंगे पूरा। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं किसके बारे में, फॉस्फर जिप्सम के बारे में। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसका काम है देश के अंदर में हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना। इसने बोला है कि फॉस्फर जिप्सम जो है वो एक वेस्ट है। वेस्ट मतलब जैसे आप लोग कुछ भी एक तरीके से ना केले खाए छिलके फेंक दिए तो वो वेस्ट है, ठीक है।
बाकी वो हालांकि किसी के लिए खाना हो जाता है, जैसे जानवरों के लिए वो खाना हो गया, पर आप लोगों के लिए वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्ट है ये एक तरीके से जो जिप्सम है ये एक वेस्ट बाय प्रोडक्ट है, जिसको प्रोसेसिंग करके यहाँ पर सही से इस्तेमाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ यूज़ कर सकते हैं। इसका हम लोग यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड और यहाँ पर जो प्लांट के अंदर से प्रोड्यूस होता है, जो प्रोसेसिंग होती है जो यहाँ पर फॉस्फेट रोक के, तो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड और यहाँ पर इसी के साथ में यह फॉस्फेट बेसिकली फर्टिलाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्टेमिनेटेड रहता है बहुत सारी इम्प्योरिटीज से, केमिकल, रेडियो एक्टिव और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो इसको स्पेशल एरिया में दफनाना पड़ता है। तो यहाँ पर बोला गया कि दफनाने के भाई साहब इसको हम लोगों के पैरों के नीचे दफना देंगे, तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ताकि देख कॉन्टेमिनेशन भी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो अराउंड 15% जो वर्ल्ड फॉस्फोर जो जिप्सम है वो एक तरीके से प्रोडक्शन इज रिसाइकल्ड, यानी कि रिसाइकल्ड होता है नहीं 15%। तो इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पर करने की बात की जा रही है। करने की बात किसने की है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है यहाँ पर, यह है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में ये सेटअप की गई थी। बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं देश के अंदर में किस तरीके से सड़कें बनानी है वो इसका काम है। ये 1988 में सेटअप की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पापा एजेंसी है, और योगेंद्र नारायण साहब जो थे वो फर्स्ट चेयरपर्सन थे जब ये बनाई गई 1988 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इनकी जो कोटेशन है ना, बेसिकली जो इनका मोटो है मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बोलते हैं नोट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि सड़क नहीं बना रहे भाई साहब, देश बना रहे हैं, ठीक है। तो NHAI के द्वारा साइन किया गया MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मैप किया जा सके उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं है, और कन्फ्यूजन होगा तो भाई साहब दूर करेंगे, फिर काहे कन्फ्यूजन है। अभी कौन है इसके चेयरमैन बताइएगा जरूर, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक जो है ये आप लोगों को महाराष्ट्र में बेसिकली देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र का जिसका नाम है यहाँ पर बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर में यहाँ पर ये नजर आती है। ये जो लेक है ये यहाँ पर बताया जाता है कि एक तरीके से यहाँ पर ये कि मेट्रोइड्स के द्वारा यहाँ पर बनी थी, वो आकर गिरा, यहाँ पर गड्ढा हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें आप लोगों को ब्राज़ील के अंदर भी देखने को मिलती हैं, तो उसके साथ में भी कंपेयर करके यहाँ पर देखा जा रहा है। एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का रंग बिरंगा पानी भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अभी वोकैबुलरी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन वगैरह वाला चीज़ जो है, एक सी सेट का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पर इसका आंसर जो है आप लोगों के सामने ये होगा बेसिकली -3, ठीक है। -3 और इसी के साथ में मतलब ये आंसर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। -3 और 4। बाकी जो क्वेश्चन वगैरह हैं कुछ आप लोगों के बचे हैं, उनको मैं कल कवर करूंगा। वीडियो जो है लेंथी हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किए हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जो बचा हुआ है उसको फिर कवर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। अब आगे जो है कवर कर लेते हैं वोकैबुलरी। कम से कम वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो एक तरीके से आप लोगों की डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की ओर जो कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उसका इंतजार करते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो एक तरीके से टकटकी लगाकर, ठीक है। तो ये आप लोग की इंग्लिश को भी इंप्रूव करेगा, स्पीकिंग को, आप लोग की आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेगा। इसी के साथ में ये NDA CDS बैंकिंग SSC के अंदर में जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये, जिसमें हम लोग वोकैबुलरीज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 शब्द होते हैं वैसे तो बोलने के लिए, पर लेकिन वैसे इसके अंदर में 5 से ज़्यादा है, यानी कि आप लोगों को लगभग 30 से 35 शब्द देखने को मिल जाते हैं अगर अलग अलग आप लोग इनको काउंट करोगे। तो आप लोग क्या करना है, एटलीस्ट 5 सेंटेंस फॉर्म करने हैं, यानी कि 5 शब्द में कोई सा भी उठाकर आप लोग सेंटेंस बनाइएगा। 5 सेंटेंस, 5 नहीं कर सकते तो 1 सेंटेंस तो कम से कम जरूर बनाना यार। 30 दिन में 3 सेंटेंस बनाओगे तो भी आप लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। बोलने के लिए छोटी सी चीज है, पर लेकिन काम करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। आइए पहले शब्द की ओर चलते हैं। ये है यहाँ पर कैन कॉम्बिनेंट। ये जो शब्द है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। एक तरीके से नहीं बोलते हैं, सहगामी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसंगिक, ठीक है। तो एक तरीके से सहचारी भी बोल देते हैं, वैसे हिंदी में बात करें किसी चीज के साथ में अटैच करके रखना किसी चीज को, ठीक है। एक तरीके से उसके साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराना, एक तरीके से ऐसी चीजें जो कि एक नहीं कोई काम हो रहा है उसको और अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए एक सपोर्ट मिल जाती है वहां पर। तो इस तरीका एक यहाँ पर ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग वर्ड होते हैं, सारे के सारे न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को।
आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करते थे तो नाटक के तरीके से करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसके साथ में कनेक्ट हो जाएं। जैसे जब दांडी मार्च निकाला गया, ठीक है, जब यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को एक तरीके से ना अपोज किया गया, यहाँ पर जब हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, तो बात की जा रही है हिस्ट्रियोनिक यानी कि नाटकीय तरीके से, ड्रामा के तरीके से किसी चीज़ को एक तरीके से प्रेजेंट करना, ताकि लोग जो है उसकी ओर को आकर्षित हो सकें, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना। तो ये यहाँ पर शब्द है जिसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक। इंटरेस्टिंग शब्द है ये। तो शब्द आप लोग सभी जानते होंगे, कई बार सुना होगा कि होलिस्टिक तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तो इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली, कॉम्प्रिहेंसिवली, एंटायरली अपना जो है काम उसको ढंग से करके चलना। जैसे मैं बोलता हूं ना, ये जो लेक्चर होता है आप लोगों के लिए एक होलिस्टिक लेक्चर है, यानी कि इसके अंदर बैलेंस डाइट बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं, होलिस्टिक तरीके से, ठीक है। और जब इसके अपोजिट में जाएंगे तो एक तरीके से फ्रेगमेंटेड हो गया, ठीक है, डेफिशिएंट हो गया, डिवाइडेड हो गया, रिड्यूस हो गया, ये इसके अपोजिट शब्द हो जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा देखिए, ये जो स्लाइड होती है ना, ये कहने के लिए एक छोटी सी स्लाइड है, पर लेकिन आप लोग कम से कम इस स्लाइड को घर जाकर 10 से 15 या फिर 20 मिनट आप लोगों को इस स्लाइड को देना है, ताकि इसमें जो दूसरे शब्द हैं उनको भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें स्लाइड के अंदर डाली जाती हैं, ताकि ढंग से आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर सको, तो अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर, यह इंट्रेंसिडेंट। तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं सैद्धांतिक भी बोल लेते हैं, वैसे यहाँ पर दुराग्राही भी इसको बोले जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से आप लोग यहाँ पर जो ये शब्द है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये भी न्यूज़पेपर वगैरह में। बेसिक पर्पज इसका ये होता है कि किसी इंसान की विचारों पर या फिर उसकी बातों पर सहमत न होना। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सुबह टाइम पर उठ जाया करो, अरे फालतू की बातें बोलता है, क्या करेंगे सुबह उठ के, ये इंसान तो ऐसे ही बोलता रहता है, ठीक है, डेली बोलता है तो वाली बातें हैं। किसी को बोलो कि यार अपना जो है सिस्टमेटिक वे में अपना शेड्यूल फॉलो करो, हेल्थ का ध्यान रखो, अरे हाँ ठीक है रख रखा है, क्या करना है हेल्थ का ध्यान रख के, ठीक है। तो वो वाली बातें होती हैं कि सहमत ना होना किसी चीज़ों पर, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अबेट, यानी कि एक तरीके से ये जो शब्द है यहाँ पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खासकर आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे शब्द जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी चीज़ को उकसाने के लिए, यहाँ पर ठीक है, कुछ गलत करने के लिए उकसाना किसी इंसान को, तो ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे कट गया पर लेकिन जब पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ पर यूक्रेन को उकसाया गया है यहाँ पर बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, ताकि रसिया के सर पर चढ़ा रहे, ठीक है। रसिया ने भी फिर अपना काम कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वोकेबलरी। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो बताना जरूर, ठीक है। और वैसे अगर इस लेक्चर को आप लोग रेट करना चाहें तो 5 में से कितना रेट आप लोग इसको करेंगे, आप लोगों को बताना है। और कल का आप लोगों का अचीवमेंट कैसा रहा, आप लोगों ने कितना अपना शेड्यूल फॉलो करा, उसको भी आप लोगों को रेट करना है, अपने आप को भी रेट करना है और इस लेक्चर को भी रेट करना है। रेट मतलब एक तरह का फीडबैक है, इसको वैसे मत सोचना है कि रेट नहीं करेंगे वो सब, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ कैसे आप लोग चीजें लेकर चल रहे हैं। और इसी के साथ में लेक्चर को आप लोग लाइक, डिसलाइक, कमेंट या शेयर कर इसको फीडबैक वैसे भी दे सकते हैं, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि हाँ ये लेक्चर अच्छा था या फिर बुरा था। ऐसा नहीं कि लाइक ही करना है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करने के बाद में बता देना क्यों डिसलाइक किया, ताकि इंप्रूव किया सके। और अगर आप लोग चाहते हैं सोशल मीडिया हैंडल पर कनेक्ट होना, तो ये सोशल मीडिया हैंडल है। इंस्टाग्राम पर आप लोग अपनी जो भी क्वेरी है वो भेज सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर जीमेल के साथ में भी पर्सनल चीजें कनेक्ट करके भेज सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन हुआ करे तो यहाँ पर जरूर सेंड किया करो इंस्टाग्राम और बेसिकली जीमेल पर, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे तक चीजें पहुंच जाएं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो दिमाग में तो पूछ लिया करो। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।